हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का नॉलेज 24 चैनल में। मैं हूं विजय सर और आज हम इस लेक्चर में क्लास 10th 2025 का फाइनल पेपर सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है आपके लिए कि आप अपनी बोर्ड एग्जाम जो कि आपके बहुत ही पास हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर लगा के जाएं कि कैसे एग्जामिनर ने लास्ट ईयर का पेपर सेट किया हुआ था। तो आप इसे जब पूरा सॉल्व करेंगे एक बार में, तो आपको ये आइडिया लग पाएगा कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चंस डालता है और एक प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। और मैं कहूंगा कि यदि आप इस पूरे पेपर को वन सिटिंग में सॉल्व करते हैं तो एक ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि कैसे आपको 3 घंटे वहां एग्जाम हॉल में निकालने हैं, आपकी नब वहां पर कैसे कंट्रोल रहेगी और एक प्रॉपर उसका आइडिया आपको लग जाएगा। तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं ये हाई स्कूल परीक्षा, यहां मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं थोड़ा सा। ये देखिए हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2025 का ये पेपर है, गणित, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में रहेगा। थोड़ा सा हम इसको जूम आउट कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं टोटल जो प्रिंटेड पेजेस हैं इसमें 16 है। क्वेश्चन इसमें है जो 23 रहेंगे आपके, 5 ऑब्जेक्टिव टाइप के, और बाकी 18 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन रहेंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे। 23 आवर्स का पूरा टाइमिंग रहेगा, 75 मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे। इसके बाद चलते हैं हम सीधे अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। संख्याओं 6 व 20 का हमें एचसीएफ निकालना है। अब चूंकि आपने जो एचसीएफ और एलसीएम यहां पर पढ़ा है वो अभाज्य गुणनखंड विधि से किया हुआ है, तो हम 6 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे यदि, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे 2 और 3। ऐसे ही आप जब 20 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन आप जब इसका करेंगे, तो ये 10 5 बार इसमें भाग जाएगा और ये 5 ये एक बार होगा। ठीक है, तो जब आप 6 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो ये हो जाएंगे 2 गुणा 3, और जब 20 के अभाज्य गुणनखंड आप लिखेंगे तो ये होंगे 2 गुणा 2 गुणा 5। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम कॉमन यहाँ पर जो देखते हैं वो फैक्टर, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो है, तो केवल 2 ही इसमें ऐसा है जो दोनों में कॉमन फैक्टर है, ये जो इसका आंसर होगा वो ए हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 है। तो जो समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2, ये दोनों रेखाओं के समीकरण है का हल बताना है कि कैसे हल होंगे। देखिए जब बिल्कुल ही ये बराबर हैं, तीनों बराबर हैं, तो ये कंडीशन बनती है हमारी समपाती रेखाओं की। और समपाती रेखाएं कैसी होती हैं, अनंत जगह एक दूसरे को स्पर्श टच करती हैं, इसलिए अनंततः अनेक हल उनके होते हैं। ये कंडीशन किसकी है, समपाती रेखाओं की, जो कि संगत समीकरण निकाय होते हैं और अनंत अनेक हल होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो थर्ड है, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक बराबर कब होते हैं। तो हमें पता है कि समीकरण के यदि बी स्क्वायर 4ac, जिसे हम विविक्तिकर कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 है, तब हमारे जो समीकरण के मूल हैं वह वास्तविक और बराबर होते हैं। यदि ग्रेटर देन 0 है तो वास्तविक और भिन्न होते हैं, लेस देन 0 है तो आभासी इमेजिनरी होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 4 6 ये एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी का 10वां पद हमें निकालना है। तो हमें पता है कि 10वां पद का यदि हम 10वां पद हम निकालेंगे तो a प्लस n माइनस 1d मतलब कि a धन 9d होता है। ठीक है, 10वां पद क्या हो जाएगा, a धन 9d, n माइनस 1 मतलब n क्या है 10, तो n माइनस 1 10 में से एक जाएगा 9d। यहां पर a कितना है हमारा, प्रथम पद को a बोलते हैं तो 2 हो जाएगा 9। d हमारा क्या है, डिफरेंस कहलाता है, तो हम d निकालते हैं हमारा दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर। दूसरा पद 4 है, पहला पद 2 है, 4 में से 2 को घटाया तो 2 आ गए। तो यहाँ पर आपने 2 यहाँ पुटअप कराया तो ये हो गया 9 दूनी 18, 18 और 2 20। यहाँ पर 20 कहाँ पर है, सी में या 20 है, तो इसी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु 2 3 तथा 4 1 के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो बिंदु 2 3 तथा 4 1 के बीच की दूरी, हमें सीधा दूरी का फॉर्मूला हम लगा देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा कहता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो x2 x1 किसको मानेंगे, देखिए हम इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं और इसको y2 मान लेते हैं। आप किसी भी पॉइंट को x1 y1 और दूसरे पॉइंट को x2 y2 मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है
और उसके ऊपर स्क्वायर है, तो x1 में से x2 घटाएंगे तब भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, या x2 में से x1 घटाएंगे तब भी हमारी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ये आपको डाउट में नहीं रहना है कि हमें किसको x1 किसको x2 मानना है, ठीक है ना। अब x1 x2 कौन हो गया 4, तो 4 - 2 कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर प्लस बाई 2 कौन है हमारा 1, 1 में से -3 करेंगे तो 2 बचेगा, -2 बचेगा, तो -2 का स्क्वायर भी करेंगे तब भी वो प्लस ही आएगा, ठीक है। तो हो गया 4 + 4, 4 + 4 मतलब कि 4 + 4 मतलब कि √8, ये भी बाहर निकल सकता है लेकिन √a यहां पर ऑप्शन में है, तो ये √8 इसका आंसर हो जाएगा। अदरवाइज इसको भी हम तोड़ के निकालेंगे तो 2 √2 हो जाएगा ये। चलिए, एक व्रत की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो हमें पता है कि ये एक व्रत में तो अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर ले रहा हूं। हाँ, अब आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है करणी 2 √2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये तो क्लास 9th का क्वेश्चन भी है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि √ के अंदर यदि अभाज्य संख्या आ रही है, प्राइम नंबर आ रहा है, तो वो हमेशा कैसी संख्या होगी, अपरिमेय होगी। वो कैसी होगी, अपरिमेय। चलिए, एक बहुपद जिसकी घात 3 है तो हम उसको त्रिघातीय बहुपद कहेंगे, त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। फिर उन्होंने कहा इस एपी का हमें सर्वांतर निकालना है, तो सर्वांतर निकालने का फॉर्मूला सीधा होता है a2 - a1। a2 मतलब दूसरा पद, दूसरा पद क्या है 1/2 माइनस पहला पद कौन है 1/3। सर्वांतर निकालने का फॉर्मूला क्या है, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दें। तो ये यहां पर एलसीएम आप 6 आ गया, ये हो जाएगा 3, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो 3 - 2 हुआ 1, 1/6। इसका आंसर हो गया 1/6। सभी सर्वांग सम त्रिभुज कैसे होंगे, सभी सर्वांग त्रिभुज समरूप होंगे। कैसे होंगे, समरूप, एक जैसे भी दिखेंगे। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम छेदक रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं, छेदक। जो स्पर्श कर रही है उसको स्पर्श रेखा, जो दो बिंदुओं से अंदर से निकल रही है उसको हम छेदक रेखा कहेंगे। किसी घटना ई के लिए पीई और पीई नहीं, देखिए पीई मतलब होने की प्रायिकता धन, पीई नहीं मतलब ना होने की प्रायिकता, हमेशा योग क्या होता है, 1 होता है। चलिए, इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको भी जूम कर लेते हैं, ये ट्रू एंड फॉल्स है, सत्य असत्य। चलिए, पहला क्वेश्चन है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। बिल्कुल नहीं, ये तो असत्य हो जाएगा। सर्वांग सम यदि कहते तो हम इसको सही मान लेते। समरूप तो भाई छोटा बड़ा हो सकता है, ये छोटा है त्रिभुज समबाहु और ये बड़ा समबाहु त्रिभुज है, तो क्या इनके एरिया बराबर रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे। ये देखने में, रूप का मतलब होता है देखने में एक जैसे दिखने चाहिए, लेकिन एरिया यदि बात कर रहे हैं तो वहां पर सर्वांग सम चाहिए पड़ेंगे हमारे, उनकी संगत भुजाएं भी कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। 1 2 1 3 एक समांतर श्रेणी है क्या, देखिए समांतर श्रेणी पहले तो हम बिना डी निकाले भी हम समांतर श्रेणी बता सकते हैं। यदि कोई श्रेणी या तो बढ़ रही है या फिर घट रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि समांतर एक बढ़ रही है फिर ऐसे घट रही है, ये फिर समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगी। भाई किसी चीज में यदि डिफरेंस चल रहा है, मतलब कि सर्वानुपात चल रहा है कोई फिक्स, क्योंकि इनके बीच में समांतर का मतलब होता है समान अंतर। समान अंतर मतलब जो दो पदों के बीच का जो अंतर है वो सेम रहेगा। यदि सेम रहेगा तो या तो चीज बढ़ती जाएगी या फिर चीज घटती जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि बढ़ेगी और फिर घटेगी। तो आप यहां देखें, पहले 1 से 2 गए और फिर 2 से 1 आ गए, मतलब पहले बढ़ी और फिर घटी, तो ये समांतर श्रेणी तो हो नहीं सकती। लेकिन यदि आपको मैथमेटिकली देखना है तो हम क्या करते हैं, इसमें दूसरे पद में से पहले पद को घटाएं, बराबर आना चाहिए तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएं, मतलब दो क्रमागत पदों को हमने घटाया, दूसरे में से पहले को और तीसरे में से दूसरे को। तो दूसरे में से पहले मतलब 2 में से 1 को घटाया तो क्या आ गया 1, और तीसरे में से दूसरे को घटाया, 1 में से 2 घटाए तो कितना आएगा -1, तो जो कि बराबर नहीं है, इसलिए हो जाएगा असत्य। तो बिना डी निकाले भी आप बता सकते हैं कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का बाई निर्देशांक कहलाती है, बिल्कुल असत्य है। बाई अक्ष से दूरी हमेशा एक्स के निर्देशांक या भुज कहलाते हैं। बाई अक्ष से दूरी हमेशा क्या कहलाएंगे, एक्स के निर्देशांक। शंकु का आयतन πr², नहीं, ये तो भाई वृत्त का क्षेत्रफल है। शंकु का आयतन तो हमारा क्या होता है 1/3 πr²h, तो ये भी हमारा क्या है, असत्य है। आपने ज्यादा बार ऐसा देखा होगा कि सत्य ज्यादा होते हैं,
है ना, लेकिन यहां तो असत्य ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या P है जो शून्य से बड़ी बराबर है और एक से छोटी बराबर है, ये बिल्कुल सत्य है। जो घटना की प्रायिकता होती है, किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, वो शून्य से बराबर या बड़ी। देखिए शून्य कब होती है, जब कोई असंभव घटना है। जैसे कि मैं कहूं कि कल सूरज पश्चिम से निकलेगा, तो ये असंभव घटना है, तो ऐसा नहीं हो सकता कभी, तो इसलिए उसकी घटना कैसे होगी, शून्य। लेकिन कोई निश्चित घटना है, बिल्कुल होना ही है, जैसे मैं कहूं कल सूर्य पूर्व से निकलेगा, ये बिल्कुल निश्चित घटना है। ज्यादातर जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, जो यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, वो कैसे हैं, निश्चित घटना है। तो ये दोनों किसके बीच में लाई करते हैं, 0 और 1 के, और दोनों के मान 0 और 1 भी हो सकते हैं, इसलिए सत्य है। चलिए, दीर्घखंड का क्षेत्रफल, चलो मैं यहां थोड़ा सा पहले ये बता देता हूं दीर्घखंड होता क्या है और त्रिज्यखंड होता क्या है। देखिए आपने यदि एक ये सर्किल बनाया और मैंने एक ये जीवा खींची, यहां से मैंने एक ये जीवा खींची, तो जीवा ने दो भागों में इस वृत्त को बांट दिया। ये तो हो गया लघु वृत्तखंड, ये सेंटर मान लें, और ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कौन सा हुआ, यदि हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दें, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये मान के चलें आप, है ना। थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं। ये वाला वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है, ये हमारा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहलाएगा, ये नीचे वाला लघु का कहलाएगा। अभी मैंने दीर्घ वृत्तखंड को इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि बात दीर्घ वृत्तखंड की चल रही है। चलिए, फिर उन्होंने बोला कि चलिए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से, तो त्रिज्यखंड क्या होता है, हमें दो त्रिज्याएं बनानी पड़ेंगी जो इसके दोनों पॉइंट्स को टच करें। तो मैं एक यहां से दो त्रिज्याएं खींच रहा हूं, एक तो ये और एक, तो इसके संगत, अब देखो त्रिज्यखंड भी क्या कर रहा है, त्रिज्यखंड भी दो आपके एरिया बना रहा है, एक तो नीचे का लघु त्रिज्यखंड कहलाएगा, एक ये ऊपर वाला दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाएगा। तो मैं एक बार आपको लाइन खींच के बता रहा हूं कि दीर्घ त्रिज्यखंड कौन सा एरिया कहलाएगा, ये वाला, ये वाला एरिया कौन सा कहला रहा है, दीर्घ त्रिज्यखंड। नीचे वाला पूरा एरिया कौन सा कहलाएगा, लघु त्रिज्यखंड का। ठीक है ना, मैं इसको लिख भी दे रहा हूं कि ये वाला जो एरिया है, मैंने जिस पे लाइन खींची हुई है, ये दीर्घ त्रिज्यखंड है। संगत का मतलब होता है उसी साइड, दीर्घ त्रिज्य, देखो उन्होंने बोला था दीर्घ वृत्तखंड के संगत, मतलब दीर्घ वृत्तखंड जिस साइड बन रहा है उसी तरफ का दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो ये लाइन वाला। अब आप बताएं, दीर्घ वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल था वह क्या संगत त्रिज्यखंड से छोटा है, नहीं, ये तो बड़ा है। देखो इतना एरिया भी येलो का नीचे भी है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो आप इसमें देखें, बहुत कम बार आपको ऐसा देखने को मिला होगा कि सत्य असत्य में 6 में से 5 असत्य हैं, केवल एक ही सही है। ठीक है, मैंने क्योंकि कई बार बच्चों की कॉपियां चेक की हैं, कुछ बच्चे जिन पे नहीं बन रहा है वो क्या करते हैं, 6 के 6 सत्य लिख के आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो ट्रू एंड फॉल्स हैं उनमें सत्य ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, आपको पढ़ना है। ज्यादा बड़े क्वेश्चन सत्य सत्य में नहीं पूछे जाते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन वाली एक यही हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। बाकी सारे क्वेश्चन देखिए आप बिल्कुल इजी थे। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर हमारे 4 की तरफ। 4 में आप देख रहे हैं कि हमें सही जोड़ियां मिलाना है, मैच दी कॉलम करना है। 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर, यदि मैं इसमें से 9 को कॉमन ले रहा हूं तो ये बनता है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, और ये एक सर्वसमीका है, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो उत्तर क्या आएगा इसका 9, तो 9 कहां पे, f में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा f। cos 0 का मान कितना होता है, 1, तो 1 कहां पे है, e में, तो ये e इसका आंसर हो जाएगा। sin 0 0 होता है, ये a में लिखा हुआ है। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, जहां पाई आर स्क्वायर होगा, तो ये क्या है, b इसका आंसर हो जाएगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले के वक्राकार सतह की बात की है, तो पूर्ण का क्या होता है 4 पाई स्क्वायर, तो आधे का क्या हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर, सी। अच्छा संपूर्ण पृष्ठ अर्धगोले का क्या होगा, देखिए ये अर्धगोला है, ये अर्धगोला है, तो ये जो ऊपर वाली सतह है इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ, वक्राकार है, घुमावदार।
और ये कहलाता है इसका आधार। आधार हमेशा इसका कैसा होता है? वृत्त के जैसा, वृत्त ही होता है मतलब। तो वक्र पृष्ठ की बात करें तब तो ये क्या हो जाएगा? 2πr² हो जाएगा। और आधार इसका क्या है? वृत्त है, तो πr²। और जब संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करें तो 2πr² ये है और πr² ये है, तो 3πr², इसलिए इसका आंसर हो जाएगा लास्ट वाले का डी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द्विघात समीकरण का, अब ये एक वाक्य एक शब्द के उत्तर हैं, वन वर्ड वाले। द्विघात समीकरण का मानक रूप तो हमें पता है, मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0। द्विघात समीकरण है तो 2 की घात रहेगी। दो त्रिभुजों के समरूप होने की कोई शर्त बताएं, तो हमें पता है दो त्रिभुजों के समरूप होने के लिए उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए, संगत कोण बराबर होने चाहिए, और संगत भुजाएं समानुपात एक ही अनुपात में हो। तो एक पूछी थी तो आप लिख दें संगत कोण बराबर हो, ठीक है। मूल बिंदु से x1 y1 की दूरी, तो मूल बिंदु से x1 और y1 की दूरी हमें पता ही है, ये होता है x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। किसी खंबे की छाया और ऊंचाई समान है, देखें कभी भी यदि इस टाइप से एक खंबा है, ये उसकी शैडो पड़ रही है, छाया पड़ रही है, यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे क्या है? सन है। और जब बात करते हैं अपन इसकी हाइट की और ये इसकी छाया की और ये बराबर है, इसका मतलब होता है हम कहाँ tan थीटा लगाते हैं? यहाँ पे क्या लगाते हैं? tan थीटा। जब हमें ऊंचाई और आधार की बात कर रहे हैं, लंबाई और आधार की बात कर रहे हैं, ऊंचाई को हम यहाँ लंबाई बोल रहे हैं, लंबाई, और जब हम आधार की बात कर रहे हैं तब हम tan लगाते हैं। अब यदि ये बराबर आ रही है, मतलब कि tan 1 कहाँ है भाई? ऊंचाई बराबर उसकी शैडो आधार, तो 1 कहाँ होता है? tan 45 डिग्री पर। तो आपको ये नहीं ज्यादा सोचना है, ये सीधा आंसर हो जाएगा कोण का मान 45 डिग्री। कोण थीटा एवं त्रिज्या r वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र। तो देखिए हमें पता है कि θ/360 तो दोनों फॉर्मूले में होता है, चाहे वो चाप की लंबाई पूछ रहा है हमसे, तो ये हो जाएगा क्या? 2πr, ठीक है ना। r त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, क्योंकि हम यहां से ऐसा कर सकते हैं ना कि भाई 360 डिग्री जो है वो 2πr परिधि को बनाता है। 2πr हमारे परिधि, मतलब भाई चाप क्या है? एक परिधि का ही तो एक छोटा सा हिस्सा है ना। तो हमें पता है कि भाई जो 360 डिग्री है वो 2πr बना देता है चाप। तो यदि हमें θ डिग्री का पूछना है तो पहले इसका एक निकालना पड़ेगा, तो ये 2πr/360 मल्टीप्लाई में चला जाएगा थीटा। तो ऐसा नहीं है कि आप हर एक चीज को या रटें, ठीक है, गणित रटने वाली कोई चीज नहीं है। हम उसको तार्किक तौर पर उसको एक बार सोचें भी, हाउ टू थिंक, ये वाली चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि जब आप मैथ्स पढ़ें तो हाउ टू थिंक, सोचें कैसे, यार ये कहना क्या चाह रहा है ना। तो कई बार ऐसा होगा कि आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं होगी, आप फॉर्मूले खुद से मतलब उस चीज को मतलब कह सकते हैं कि रिमाइंड कर सकते हैं कि भाई जैसे एक बेलन है, अब बेलन का मुझे नहीं आयतन का सूत्र याद आ रहा है, तो आप सोच रहे हैं कि यार ये बेलन कैसे बना होगा? भाई इसका आधार πr² है, ठीक है, आधार क्या है इसका? वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। अब πr² के ये जो ऊपर तुम जब एक वृत्त के ऊपर वृत्त रखते गए तो क्या हुआ होगा? एक उसने बेलन का आकार ले लिया होगा, तो तुम h ऊंचाई तक उसको लेके गए, तो हम कह सकते हैं πr² को h ऊंचाई तक जब हम लेके गए तो ये बन गया πr²h। तो ये फॉर्मूला यहां से बन गया कि πr²h किसी बेलन का आयतन होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम कुछ अपने ये जो फॉर्मूलेज हैं इसको या तो बड़े हैं तो हम किसी ना किसी चीज से रिलेट कर सकते हैं, अदरवाइज यदि नहीं याद होते हैं तो आप कोशिश ये करें कि ये कहां से इजाद हुए हैं फॉर्मूले, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ें, क्योंकि ऐसा गणित में ऐसा कुछ भी नहीं होता जो ऊपर से सीधा आप पे थोप दिया गया हो। एवरीथिंग इज कि भाई आप इसे हर एक चीज को आप प्रूफ कर सकते हैं कि ये चीज आई कहां से, तो उसे जरूर समझें। तो वो चीज पर मुझे नहीं लगता कि जीवन पर्यंत तक आप उस चीज को भूल पाएंगे, वो चीज हमेशा आपको याद रहेगी, ठीक है ना। जिस चीज पर आपने रिसर्च की है, जिस चीज पे आपने थोड़ा सा समय दिया है, वो चीज आप कभी नहीं भूलेंगे। तो मैथ्स को रटने की या याद करने की कोशिश कभी मत करें, ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि आप उसे याद नहीं कर पाएंगे। चलिए, वर्ग है मतलब वर्गंतराल 20 से 40 का वर्ग चिन्ह मतलब इन्होंने यहां पर लिख भी दिया है कि मध्य बिंदु ज्ञात करना है, तो मध्य बिंदु तो सीधा हो जाएगा। वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है निम्न सीमा, ये निम्न सीमा कहलाती है लोअर लिमिट, और ये उच्च सीमा अपर लिमिट, और दोनों को हम ऐड करके 2 से भाग कर दें मध्य बिंदु, तो ऐसे ही निकलेगा।
तो 20 और 40 को ऐड किया 60, 60 का आधा कितना होगा 30, तो इसका 30 जो है वो आंसर हो जाए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 7th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का कथन लिखिए। तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का कथन क्या है कि देखिए, अब यहां थोड़ा सा डाउट वाली कंडीशन है। बच्चे क्या पढ़ते हैं, ज्यादातर थेल्स प्रमेय, आधारभूत प्रमेय पढ़ के जाते हैं। आधारभूत उसका नाम है आधारभूत अनुपातिकता या समानुपातिकता प्रमेय उसको बोलते हैं, कभी कभी सीधा बोल देते हैं थेल्स प्रमेय लिखिए। जबकि यहां एग्जामिनर ने क्या बोला है, अंक गणित की। तो बच्चा ज्यादा पढ़ के किसको गया, थेल्स को, और यहां पूछ लिया अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, तो वो वहीं से वही लिख के आ जाता है और नंबर 0 मिलेंगे। क्योंकि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय आपके चैप्टर नंबर 1 में ही दी गई है, जो कि कहती है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और इसमें चाहे तो एक लाइन और लिख दें कि तथा यह गुणनखंड उन अभाज्य गुणनखंडों के क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ये लाइन लिखना हो तो लिखें, नहीं लिखना हो तो इतना भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, इसका जो और का क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि ये भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों हैं। ठीक है, अब आप देखो, पहले तो भाज्य संख्या की परिभाषा लिख दें कि भाज्य संख्याएं वे संख्या कहलाती हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। मतलब कि एक तो एक होता है और एक स्वयं, 2 गुणनखंड तो सभी के होते हैं, उसमें से यदि एक गुणनखंड और यदि कम से कम उनका एक्स्ट्रा है तो वो संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य कहलाएगी। और अभाज्य संख्या की क्या परिभाषा होती है कि जिनके केवल और केवल 2 मतलब क्या है, गुणनखंड है अभाज्य के। तो अभाज्य में एक तो एक हो जाएगी और एक वो स्वयं हो जाएगी। अब बात आती है एक की, 1 की, तो 1 ना तो अभाज्य है ना भाज्य है। क्यों? क्योंकि उसका केवल एक ही गुणनखंड है, स्वयं। जबकि हम क्या पढ़ रहे हैं कि भाई भाज्य में हमें कितने गुणनखंड चाहिए, मोर देन 2, मोर देन 2। और अभाज्य में कितने चाहिए, प्राइम में ओनली 2। ठीक है, अब यदि किसी भी संख्या में 2 से ज्यादा गुणनखंड आ रहे हैं तो वो संख्या कैसी कहलाएगी, भाज्य कहलाएगी। ये परिभाषा आप पहले लिख दें कि चूंकि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ये लाइन आपने लिख दी। फिर आप क्या करेंगे कि आपने ये लिया 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13। ठीक है, ये लिखा हुआ। आप इसमें से देखें दोनों में 13 कॉमन आ रहा है, तो आपने 13 को कॉमन ले लिया। आपने यहां किया 7 गुणा 11 और धन यहां से 13 गया तो 1, ये हो गया 13, और ये क्या, 11 सत्ते 77 और 1 78 बटे में कुछ भी। हम अब देखें, ये संख्या बनी 13 गुणा 78। इसका मतलब ये है कि ये 13 से तो भाग जाएगा ही इसमें, ठीक है। और 78 के जितने भी फैक्टर होंगे, 78 के जितने भी, और 1 से भी इसमें भाग जाएगा इस संख्या में, 13 से भी इस संख्या में भाग जाएगा और 78 से भी इस संख्या में भाग जाएगा। तो इसके मोर देन कितने फैक्टर हो गए, अर्थात इसके कम से कम 3 फैक्टर तो हो ही रहे हैं। 78 तो चूंकि वैसे ही अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी टूट जाएगी, 78 भी कई बार टूट जाएगी, लेकिन इसके 3 फैक्टर हो गए। तो हमारी तो परिभाषा क्या कह रही थी कि हमें तो केवल भाज्य संख्या के लिए 2 से यदि 1 भी ज्यादा है, कम से कम मतलब 3 उसके गुणनखंड हैं, प्राइम फैक्टर हैं 3 से, तो वो संख्या कैसी कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। ऐसे ही से हम आपस में लगा लेंगे कि यहां से 5 कॉमन आ जाएगा तो कोष्टक में भी एक संख्या बच जाएगी, तो 5 से भी वो संख्या विभाजित हो जाएगी, बाकी जो कोष्टक में लिखी हुई है उससे भी हो जाएगी, और 1 से तो होगी ही। तो कम से कम यदि 3 किसी के अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं तो वो संख्या तो फिर भाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन में, व्याख्या में आप लिख देंगे। चलिए, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया गया है। इस स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए, एक चीज आप देखें कि px मतलब कि पॉलिनोमियल ऑफ x, मतलब कि x का बहुपद। जब हम शून्यक मतलब क्या होता है, x का वह मान जिस पर यह बहुपद क्या बन जाए, शून्य बन जाए। मतलब कि जब आपने x का मान इसमें रखा तो वो क्या आ गया, शून्य आ गया। इसका मतलब ये है कि y बराबर px बराबर 0। इसका मतलब है कि y का मान 0,
तो y का मान शून्य कहां होता है, x अक्ष पर शून्य होता है y का मान। तो भाई देखें कहां कहां शून्य हो रहा है इस रेखा में, 1 2 और 3। तो हम कहेंगे ये 3 पॉइंट पर जब ये रेखा, देखो यहां तो देखो, चूंकि एक रेखा में, मतलब ये तो रेखा नहीं है, एक वक्र है ना, ये इस वक्र पे कितने बिंदु हैं, बहुत अनंत बिंदु हैं। तो अनंत बिंदु ही उसके क्या है, हल हैं। लेकिन हमें देखना है कि बाई जीरो कहां हो रहा है, तो बाई जीरो एक्स अक्ष पर हो रहा है। तो जहां यह एक्स अक्ष को टच करेगी वही उसके क्या हो जाएंगे, शून्यकों की संख्या हो जाएगी। तो हम यहां लिख देंगे कि शून्यक बराबर 3। तो चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि चूंकि जो ग्राफ है यह एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर स्पर्श कर रहा है, अतः शून्यकों की संख्या 3 होगी। जितना अच्छा लिखेंगे, जितना अच्छा प्रेजेंटेशन रहेगा, उतना थोड़ा सा जो वैल्यूअर होता है उसके मन में आपके प्रति थोड़ी सी सिंपैथी बढ़ती है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम चलते हैं। नहीं, इसी का और भी करना है अभी तो। हाँ, द्विघात बहुपद के शून्यक हमें ज्ञात करने हैं। तो द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे निकालेंगे मध्य पद को तोड़ के निकाल देंगे। तो ये हम कैसे तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर, इस 3 को हमें ऐसे तोड़ना है कि उत्तर क्या आए, माइनस का 10 आए। तो 5 गुणा 2, 5 दूनी 10 बन जाएगा। ठीक है, और 5 में से 2 जाएंगे तो 3 भी आ जाएगा। अब 5 हम प्लस कर लें, देखो 5 और 2 को घटाने पे 3 आएगा, ये तो पता है। तो 5 गुणा 2 को गुणा करने पर भी 10 आएगा। लेकिन हमें क्या है कि ऋण का 3x चाहिए, माइनस का 3x कब चाहिए, माइनस का 3x चाहिए। तो फिर हमें ये माइनस का 5 लेना पड़ेगा और प्लस का 2 लेना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों संख्याएं घटेंगी। और जब बड़ी संख्या आप जिस साइन की लेंगे उसी का उत्तर आ पाएगा। तो हमें माइनस का चाहिए था, इसलिए हमने 5 माइनस का लिया, और दूसरी संख्या को घटाना था तो उसका अपोजिट साइन ले लिया, इसको माइनस लिया तो उसको प्लस। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 भी आ जाएगा। चलो इसके साथ x लिखा, इसके साथ भी x लिखा, -10। अब चूंकि शून्य ज्ञात करना है तो आप चाहें तो इसको बाद में जब गुणनखंड बना के शून्य कर सकते हैं, या यहां भी शून्य कर सकते हैं कि शून्य होने के लिए तो px बराबर 0 होना पड़ेगा, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। शून्य के लिए px का मान कितना आना चाहिए, px बराबर 0 आना चाहिए। इसलिए यहां से कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पहले गुणनखंड कर लेते हैं, बाद में फिर लिखते हैं शून्य के लिए और 0 करते हैं। तो दोनों ही सही है। बहुपद के पहले उनने गुणनखंड निकाले, फिर गुणनखंडों को शून्य किया। मैं डायरेक्ट ही px बराबर 0 कर रहा हूं, क्योंकि शून्य के लिए x का वह मान जिस पर बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो मैंने ऊपर लिख दिया शून्य के लिए px बराबर 0। ठीक है। तो यहां से हमने क्या किया, x को कॉमन लिया तो ये x - 5 आ गया, और यहां पर +2 को कॉमन लिया मैंने तो यहां पर भी x - 5 आ गया, बराबर में क्या हुआ, 0। तो ये एक कोष्टक में तो आपका x + 2 बचा, और दूसरे कोष्टक में आ गया x - 5 बराबर 0। जब दो संख्याओं का, दो गुणनखंडों का गुणा 0 आ रहा है तो उसमें से कम एक गुणनखंड 0 होना आवश्यक है। आप किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणा 0 करके बताएं बिना 0 के, ऐसी कोई संख्याएं नहीं है जिनका आपस में गुणा करें तो उत्तर 0 आए, 0 को छोड़कर। ठीक है। तो x + 2 का मान 0 होना चाहिए, तो यहां से x बराबर -2 हो जाएगा, और x - 5 यदि 0 करेंगे तो यहां पर x = 5 हो जाएगा। ये दोनों ही शून्य रहेंगे। ठीक है ना। ये इसका आंसर होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी क्या पूछा गया है, शून्यक ही पूछ लिए गए हैं। इसके शून्यक ज्ञात करें। तो ये तो बहुत ही सरल है, यहां तो 3 पद है ही नहीं, तो यहां जोड़े भी नहीं बनाने। यहां सीधा हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहां 4 को कॉमन लिया, ये PU के लिख सकते हैं अपन इसको। ठीक है। बहुपद किस में है, U के टर्म में, चर है यहां पर U है, तो PU बराबर हमने किया 0। ठीक है। यहां से 4 कॉमन आया और U भी कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा, जब 4 कॉमन आया और U कॉमन आया तो यहां पर U बचा, प्लस यहां क्या बचा, 4 कॉमन लिया तो 2, और U तो आपका कॉमन जा चुका है, बराबर 0। तो अब दो संख्याएं फिर से बन गई गुणनखंड 4U। तो 4U बराबर जब 0 करेंगे तो U का मान क्या आ गया, 0। जब U + 2 बराबर 0 करेंगे तो U का मान आ गया माइनस। तो ये दो आपके क्या आ गए, शून्य का आ गए। चलिए इसके बाद द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है। तो हमें पता है कि जो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, इसको हम -b/a भी कहते हैं। ये देके रखा है -1/4। ठीक है ना। और अल्फा इंटू बीटा गुणनखंड होता है जिसको हम c/a भी कहते हैं। तो ये आपको देके रखा है 1/4। हम यहाँ पर लिख देंगे कि इनकी तुलना कर लेंगे। तो देखिए यहाँ हर में तो दोनों के क्या है, 4 है। तो हम कह सकते हैं कि a बराबर क्या है, 4k। देखो k हमें इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि अनुपात कभी किसी चीज की डायरेक्ट वैल्यू नहीं देते, है ना। आप कहें कि ये a 4 है, b 1 है, ऐसा नहीं होगा। इसके साथ कोई अनुपात तो क्या होता है, केवल
ये बताता है कि यार ये इससे इतने गुना है, ये नहीं बताता कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ये है। यदि दो लोगों की, एक व्यक्ति की उम्र 15 साल है, दूसरे व्यक्ति की उम्र 30 साल है, तो उनका अनुपात कितना आएगा? 1/2। तो आप ये नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति 1 साल का है, दूसरा व्यक्ति 2 साल का है। भाई उनमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड था 15, जो कि दोनों में से कट गया, तो वो अनुपात बता रहा है कि पहला एक आदमी दूसरे आदमी से 2 गुना है, 2 गुना है। तो ये अनुपात है, इसलिए आप इसकी डायरेक्ट तुलना करके 4 नहीं लिख सकते। यहां पर आपको कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड लगाना पड़ेगा। आप लिखें कि माना वह उभयनिष्ठ गुणनखंड के है, तब आप कह सकते हैं ए बराबर 4 के। अब माइनस बी का मान -1 के बराबर है, तो बी कितना आ गया? 1। और सी का मान कितना आ जाएगा? सी का मान भी आ गया 1। यहाँ पे बन के अपन लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हमें मालूम है कि द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद होगा हमारा, यदि मानक रूप की बात करूं मैं x के टर्म में, तो ax² + bx + c हमारा द्विघात बहुपद होता। तो a की जगह मैंने क्या लगा? 4 k को एक काम करते हैं, सब में से कॉमन ले लेंगे। यहां भी k है, b में भी k है और c में भी k है, तो k को मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है ना। तो यह होगा 4x² + b क्या है? 1। तो x + c क्या है? 1। तो ये भी 1, ठीक है। अब आप लिख सकते हैं कि माना k बराबर 1, माना k बराबर 1 है, तो फिर आपने लिख दिया कि px बराबर, ये k को हटा देंगे, 4x² + x + 1, तब ये आपका बिल्कुल एग्जैक्ट 100% सही माना जाएगा। चलिए, अब इन्होंने बोला रैखिक समीकरण को हल करना है, तो हल करने का सबसे अच्छा तरीका तो होता है विलोपन विधि। सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है? विलोपन विधि। तो जब इन्होंने यदि ये नहीं बोला है कि विलोपन से करना है कि प्रतिस्थापन से करना है बज्र गुणनखंड, तो हट गई है आपके लिए, तो हम तो विलोपन से ही हल करेंगे, ठीक है ना। वो जो सबसे ज्यादा अच्छी है, एलिमिनेशन मेथड जो है। तो यहां क्या करेंगे, हम दोनों का चिन्ह बदल देंगे, घटा देंगे। घटाने पे क्या होता है, यहां माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस। जब भी हम दो समीकरणों को घटाते हैं, तो दूसरे वाले समीकरण के चिन्ह सीधे बदल दें, वो सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। तो ये प्लस का x माइनस का x यहां 0 हो गया, प्लस का 2y प्लस का y प्लस का 3y हो गया, बराबर 8 - 8 कितना हो गया? 0। तो हमारा y का मान क्या आ गया? 0। जब 3y = 0 है, तो y = 0। अब यदि हमारा ये समीकरण 1 था और ये वाला हमारा समीकरण 2 था, तो हम सीधा y बराबर 0 क्या करें, किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो पहले समीकरण में यदि हमने y बराबर 0 रखा, तो ये पूरा क्या बन गया? 0। तो x का मान क्या आ गया? 8, है ना। लिख सकते हैं समीकरण 1 से। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। 2 नंबर के क्वेश्चन है, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, 2-2 3-3 लाइन के। अब इन्होंने बोला है कि इनकी तुलना करना है, a1/a2, b1/b2, c1/c2, और ये बताना है कि ये समीकरण के हल जो है वो संगत हैं कि असंगत हैं, ठीक है। पहले तो हम यहां पर a1/a2 करके देख लेते हैं कि a1/a2 मतलब x के गुणांक, तो ये हो जाएगा 2 बटे यहां क्या है a2 4, ठीक है। अभी बराबर आ रहा, कुछ नहीं लगा रहे हैं। फिर b1/b2 हम देखें, b1 कौन है? y का गुणांक, -3 अपॉन यहां -6। फिर c1/c2, अब चूंकि देखिए हमारा जो मानक रूप होता है वो ax + by + c बराबर 0 होता है, तो मैं यहां पर देखिए बराबर में 8 लिखा है, मैं पक्षांतर जब इसका करूंगा तो -8 आएगा c1, ठीक है ना। तो ये -8। ऐसे ही यहां पर 9 लिखा है, जब मैं पक्षांतर करूंगा दूसरे पक्ष में, तो यहां क्या आएगा? -9। भले ही वो बाद में माइनस माइनस कट जाएंगे, ये माइनस माइनस कट गया, तो और क्या हो जाएगा? 4 1/2, ये भी क्या हो गया? 1/2, और ये 8/9 तो नहीं कट रहे हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि a1/a2 तो बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। पता है आपको ये किस रेखाओं का होता है? ये समांतर रेखाओं का होता है। समांतर रेखाओं में a1/a2 और b1/b2 बराबर होते हैं, c1/c2 बराबर नहीं होते, क्योंकि ये अंताखंड होता है, ये उनके बीच की दूरी को दर्शाता है। c1/c2 यदि बराबर नहीं है, तो ये एक दूसरे से क्या है? दूर है। यदि ये भी बराबर हो जाता, ये भी बराबर हो जाता, तो वो रेखाएं कैसी हो जाती? फिर समपाती होती, उनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं बचती। लेकिन यहां ये समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं एक दूसरे की संगति कभी नहीं करती, कभी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगी, और जब संगति नहीं करेंगी तो वो हल जो समीकरण योग में है वो असंगत हो जाएगा। इसलिए इसका उत्तर क्या लिखेंगे? असंगत, ठीक है। ये भी करेंगे आप, इसको लिखेंगे भी, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, अतः समीकरण निकाय असंगत है। समीकरण युग्म कैसे हैं? असंगत है। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं।
हाँ, अब ये कह रहा है कि हमें इसमें 10वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी एपी है उसके लिए हम कुछ चीजें लिखेंगे कि ए क्या है, प्रथम पद 2 है। डी क्या कहलाएगा, डी होता है द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाएं। द्वितीय पद है 7, 7 में से 2 को घटा दिया तो ये आ गया 5। ठीक है, अब 10वां पद के लिए पहले सूत्र भी लिखें। एनवा पद का सूत्र होता है ए धन एन माइनस 1 इंटू डी। ये एनवा पद है तो एन की जगह कौन है, हमें निकालना है 10वां पद, तो एन हो जाएगा 10। तो यहां पर रख दिया ए 10 इज इक्वल टू ए कौन है 2 धन एन कौन है 10, 10 माइनस 1 गया तो 9 और डी कौन है 5। तो चलिए ये हो गया 9 पन्ना 45, 45 और 2 47, 47 इसका आंसर हो। ठीक है, अब ये इसी का और जो है 21, 18, 15 का कौन सा पद, 81 है। तो हमने माना कि माना एनवा पद, माना एनवा पद -81 है। इसका मतलब ये है कि ए एन बराबर हमने मान लिया -81 और हमें एन ही निकालना है। ठीक है ना, ए कौन हो जाएगा, ए तो है हमारा 21। बी कौन हो जाएगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, 18 में से 21 को घटाएंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब हमारा फॉर्मूला वही वाला लगा देंगे ऊपर वाला, ए एन प्लस ए माइनस, तो ए एन की जगह कौन हो गया -81 बराबर ए की जगह 21। एन हमें फाइंड आउट करना है और डी की जगह हो जाएगा हमारा -3। चलिए, अब सबसे पहले किसको पक्षांतर करते हैं, ए के लिए, तो 21 को उस तरफ पहुंचाओ। तो 81 और 21 कितने हो जाएंगे, 1 और 1 2 और 8 और 2 10, क्योंकि माइनस के रहेंगे तो दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक है, ऐड होंगे और साइन तो माइनस ही रहेगा। अब इसके बाद कौन सा काम करते हैं, डी को दूसरी तरफ पहुंचाएंगे। अब गुणा में लिखा है तो ये कहां आएगा, अनुपात में, -3। माइनस से माइनस कटे, ये कितने बार कटेंगे, 3 त्रिका 9, 1 बचा, 3 चौके 12, 34 n -1 का मान आया तो n का मान कितना आ जाएगा, -1 को पक्षांतर करेंगे 34 और 1 35। चलिए, अब देखिए फिर से ये चीज आ गई, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का उन्हें कथन पूछा है। मैं वही आपसे बात कर रहा था कि पहले इन्होंने क्या पूछ लिया कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय पूछी थी। ठीक है ना, और अब क्या किया है, हाँ इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं। अब उन्होंने पूछा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, इसका मतलब है यहां इन्होंने थेल्स प्रमेय पूछी। तो थेल्स प्रमेय का आप कथन लिख देंगे कि किसी, आपको याद होगा, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर शेष भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा इन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। विभाजित करती है। मतलब कि ये है कि आपने ये त्रिभुज खींचा और त्रिभुज की मान के चले कि इस भुजा की समांतर एक रेखा खींची, अब जो शेष दो भुजाओं को यहां पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये जो इन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, इनको समान अनुपात में, यदि 1:2 में विभाजित हो रहे हैं तो ये बगल वाली भी 1:2 में ही विभाजित होगी। 1:2 से मतलब ये नहीं है कि 1:2 में ही होगी, किसी भी अनुपात में विभाजित ये करेंगे तो ये रेखा भी उसी अनुपात में विभाजित होगी, सेम टू सेम अनुपात में विभाजित होगी, ये थेल्स प्रमेय कहती है। चलिए, अब हम आ जाएं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, 12 के अथवा की तरफ। ऐसा पर कर दे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि यहां पर आकृति दी गई है, इसमें आपको दिया गया है OA का मल्टीप्लाई OB के साथ बराबर दिया है OC का मल्टीप्लाई OD के साथ।
और हमें प्रूफ करना है कोण ए जो है, एंगल ए जो है वो एंगल सी के बराबर है और एंगल डी जो है वो एंगल बी के बराबर है। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर सिद्ध करना है और ये वाला एंगल हमें इस एंगल के बराबर सिद्ध करना है। देखिए ये दोनों त्रिभुज बन रहे हैं, कौन कौन से? त्रिभुज एओडी और त्रिभुज सीओ या बीओसी लिखते हैं अपन, बीओसी में। इन दो त्रिभुज में देखिए कभी भी यदि संगत कोण बराबर करने हैं, संगत कोण हमें बराबर करने हैं तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। और सिमिलर के लिए हमने सर्वांग सिमिलर की हमने कसौटियां पढ़ी हैं कि दो कोण बराबर हो जाएं, है ना, या एक दो कोण और उनके बीच की जो भुजा है, मतलब दो भुजाएं समानुपातिक हो जाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो जाए। ये हमने कसौटियां पढ़ी हैं समरूपता की। तो हम यहां देखते हैं कि भाई यदि यहां भुजाओं के अनुपात बराबर हो जाते हैं, दो भुजा और एक कोण, मतलब कि भुजा कोण भुजा, दो भुजाओं के अनुपात और एक कोण बराबर हो जाता है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। देखते हैं, चलिए यदि मैं इस एंगल का नाम दूं एंगल 1 और इस एंगल का नाम दूं एंगल 2, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं, पहले तो हम ये लिखें कि भाई अनुपात में यदि ये जो हमें दिया गया है OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD, यदि मैं OA और दूसरे पक्ष से देखिए OC लिखा हुआ है, तो क्या मैं OC को नीचे ला सकता हूं? और सामने क्या लिखा है? OD लिखा है, तो इस पक्ष में OB लिखा है तो मैं इसको भी नीचे ला सकता हूं। ये तो हमें गिवन है, दिया हुआ है। तो क्या बन गया? अब ये बन गया OA मतलब ये भुजा बटे OC और ये वाली भुजा बटे OB। तो आप देख पा रहे हैं कि संगत भुजाएं अनुपातिक हो गई, दो भुजाएं संगत अनुपातिक हो गई। दूसरी चीज आप कह रहे हैं एंगल 1 बराबर एंगल 2, इसको हम बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां कौन सी समरूपता लग गई? यहां हम कहेंगे भुजा कोण भुजा समरूपता, सिमिलरिटी, समरूपता से। अब यदि ये त्रिभुज समरूप हो गए तो इनके संगत करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। भाई समरूप चीजों की दो चीजें हमने शर्तें पढ़ी कि यदि कोई दो आकृतियां समरूप हैं तो उनके संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे और उनकी करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो समानुपात में होंगी, ठीक है ना, इक्वल रेशियो में होंगी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल सी हो जाएगा और एंगल डी या एंगल बी बराबर एंगल डी हो जाएगा। ऐसे है समरूपता से, ठीक है ना। चलिए अब हम आते हैं, इन्होंने बोला है कि बाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करें जो इन दोनों बिंदुओं से क्या है? समदूरस्थ है। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर रहा हूं। अब हम मान के चलते हैं कि बाई अक्ष का जो बिंदु होगा उसके निर्देशांक क्या होंगे? एक्स तो 0 होगा, केवल बाई ही होगा, क्योंकि अक्ष पर बैठा है बाई के, तो अक्ष पर बाई के अक्ष पर एक्स 0 होता है, एक्स के अक्ष पर बाई 0 होता है, तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होगा? 0, बाई, ठीक है। तो अब मान के चलो कि ये बिंदु P था कोई, ठीक है, तो हम ए बिंदु से P की दूरी AP हो गई, बराबर होना चाहिए B बिंदु से P की दूरी BP हो गई। तो जब हम AP और BP निकालेंगे तो हम मान के चलते हैं कि उस टाइम पे इन दो x के पॉइंट घटाएं तो 6 - 0 मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 5 - बाई मतलब, या बाई -5 कर लें तो बाई -5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर क्या हो जाएगा? बीपी में -4, या इसको सेकेंड पॉइंट मान लें 0 को, 0 -4 मतलब 4 का स्क्वायर और बाई माइनस प्लस बाई -3 का स्क्वायर, यही हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो वर्गमूल कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहां हो जाएगा 6 का स्क्वायर मतलब 36 प्लस, इसमें फॉर्मूला लगा दें, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर 25 और ऋण 2ab, ऋण 2 5 दूनी 10, 10 बाई, ठीक है, बराबर। यहां करें 4 चौके 16, यहां फॉर्मूला लगाएं ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर मतलब 9, ऋण 2ab, 2 का 3 से गुणा किया तो 6 बाई, ठीक है। अब आप देखें बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर तो यहां पर सब्सट्रैक्ट होके 0 हो जाएंगे। अब आप देखें ये क्या है? 36 और 25, 36 और 25 आपके कितने हो रहे हैं? या फिर सीधा 16 और 9 कितने हो रहे हैं? 25 हो रहे हैं। 16 और 9 कितने हो रहे हैं? 25।
तो 25 से आपके 16 9 25 भी क्या हो गए, सब्सट्रैक्ट हो गए। अब यहां बचा क्या सामने 36। इस पक्ष में मैं -10 है, दूसरे पक्ष में ले जाऊं तो +10 हो जाएगा। -6y ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो 10y में से 6y जाएंगे तो 4y, तो हमारा आ गया 4y इज इक्वल टू 36। तो जब मैं 4 से इसको कैंसिल कर रहा हूं तो 4 नाम 36, तो y का मान आ गया 9। तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा 0, y था तो 0,9 इसका। चलिए अब इन्होंने बोला है कि इसका और हम करें, और कह रहा है कि इनके बिंदु के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो वही दूरी फॉर्मूला लगा देंगे पहले। तो ये हमने माना x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो दूरी फॉर्मूला क्या कहता है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, ये पलट भी सकते हैं, x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो वो अल्टीमेटली आंसर तो क्या आना है, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो ये a, यहां x1 कौन है, a माइनस, और फिर माइनस ए मतलब 2 माइनस आ गए तो ये प्लस ए का स्क्वायर, प्लस y1 कौन है, b, फिर से ये माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस b का स्क्वायर। तो अब ये क्या हो गए, a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4 और a स्क्वायर, ऐसे इसका हो जाएगा 4b स्क्वायर। अब 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 कॉमन आया तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये 4 बाहर आ जाएगा तो 2 बचा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आपका आंसर हो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। फोर्टीन क्या कह रहा है, आपको कॉस ए दिया गया है। अब कॉस क्या होता है, कॉस ए आपको दिया है 3/5, है ना। तो हम कॉस को क्या मान लें, कॉस होता है हमारा आधार बटे कर्ण। ये क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज में ये हो गया आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो ये हो गया 3/5। इसका मतलब ये है कि आधार 3 हो गया, कर्ण 5 हो गया। ठीक है, अनुपात की बात कर रहे हैं, ना कि आधार प्रॉपर 3 हो गया, आधार कोई 3 के मान के चलते हैं। ठीक है ना, कर्ण 5 के। अब चूंकि हमें और दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं, निकालना अनुपात ही है, तो वो के तो अल्टीमेटली कट जाएगा, है ना। तो यहां से हमें क्या निकालना है, यदि हमें साइन निकालना है, एंगल वही रहेगा ए, एंगल तो चेंज हुआ नहीं, तो इसलिए अनुपात भी आधार लंब, आधार कर्ण और लंब वही रहेंगे। यदि एक ही एंगल है तो नाम, मतलब इसका देखो ये मतलब होता है कॉस, यदि हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये समकोण त्रिभुज है, मैंने मान के चला ये एंगल ए है, ठीक है, बाकी का ये बी है और ये सी है, बी पर समकोण बन रहा है, ये सामने वाली भुजा कर्ण हो गई, और कोण जहां ले रहे हैं आप उसके सामने वाली भुजा कहलाती है लंब। ठीक है, शेष भुजा क्या कहलाएगी, आधार। ये मतलब होता है, ये एंगल देने का मेन फंडा है कि इसके सामने वाली जो भुजा है वो लंब कहलाएगी। तो अब आपको कर्ण और आधार देखिए रखिए, कर्ण आपको 5 दिया हुआ है और आधार आपको 3 दिया हुआ है। तो अब जब आप पाइथागोरस लगाएंगे तो लंब कितना आ जाएगा, 4। कैसे भाई, पाइथागोरस क्या कहती है, लंब निकालना है, यदि तो लंब निकालना है तो पाइथागोरस कहेगी कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर आप घटा दें, तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा 25 और आधार का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, तो आ जाएगा 16, और 16 किसका होता है, 4 का। तो अब आपका क्या आ गया, लंब आ गया। अब मुझे मालूम है साइन ए क्या होता है, साइन होता है हमारा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। हालांकि आप इसको पेपर में चाहें तो लंब कर्ण ना लिख के सीधा लिखें, चित्रानुसार BC बटे AC ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो लंब कितना हमारा निकल के आया अभी 4, और कर्ण कितना है हमारा 5। क्यों क्यों मैं कह रहा हूं लंब और कर्ण ना लिखें, क्योंकि देखिए लंब और आधार आपस में बदलते रहते हैं, कर्ण तो हमेशा फिक्स है, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहेंगे, लेकिन लंब और आधार बदलते रहते हैं, ये डिपेंड करता है एंगल पर। यदि एंगल आप ए को ले रहे हैं तो लंब ये है, यदि एंगल आप सी को ले रहे हैं तो सामने वाला लंब है। इसलिए लंब कर्ण ना लिख के कभी भी आप हमेशा क्या लिखें, लंब, यदि आपने एंगल ए लिया है तो आप लिखें BC, ठीक है ना। फिर आप वहां क्या लिखें, यहां आप लिखें BC अपॉन
कर्ण तो AC है, वो तो हमेशा फिक्स रहेगा किसी भी एंगल के लिए, तो BC/AC, तो ये हो जाएगा 4/5। अब tan क्या होता है उसी एंगल के लिए? लंब, मैं लिख रहा हूं लंब, ठीक है ना, आपको नहीं लिखना, मैं आपको समझाने की पर्पज से यहां लिख रहा हूं लंब, ठीक है ना। लंब बटे क्या होता है? आधार। लंब बटे आधार। लंब कौन है? BC, आधार कौन है? AB। तो BC का मान कितना है हमारा? 4 ही निकाला था, हाँ, और आधार कितना है? 3, तो ये आ जाएगा 4/3। ठीक है, समझ पाए आप? मेन हमें मैथ्स में सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना है? समझने पे, कि हमें वो चीज समझ में आनी चाहिए कि यार ये हुआ कैसे, है ना। कर रहा हूं। अब इन्होंने बोला है कि फाइंड आउट द वैल्यू। ये चूंकि बहुत आसान है क्वेश्चन, ये तो सीधा सीधा, क्योंकि 2 tan 30 अपॉन, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है यहां पर 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये फॉर्मूला है यहां पर, कि इसका आंसर जो आता है tan 2 थीटा आता है। कितना आता है? tan 2 थीटा, 2x आता है। चलो इसको हम एक काम करते हैं, वैल्यू रख के कर लेते हैं, ठीक है ना। tan 30 की हमें सबको पता है वैल्यू क्या होती है, तो ये 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है, अपॉन 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, ये भी ठीक है। तो ये तो हो गया 2/√3, और यहां से जब आपने एलसीएम लिया तो ये आ गया 3, ये हो गया 3 माइनस 1, तो ये हो गया आपका 2/√3 अपॉन 2/3, है ना। 3 माइनस 1 2/3। तो इसको हम पलट दें, 2/√3 और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गए, अंडर रूट से 3 कैसे कैंसिल हो सकता है? इसको अंडर रूट 3 लिख सकते हैं 3 को, और अपॉन में क्या है? अंडर रूट 3। एक अंडर रूट 3 से एक अंडर रूट 3 चला गया, तो आंसर क्या आया? √3। अब देखो मैं जो कर रहा था फॉर्मूला, ये होता है tan 2x। tan 2x का मतलब tan 2x की जगह कौन है यहां पर? 30 डिग्री, तो मैंने यहां रखा 30 डिग्री, तो ये हो गया tan 2 × 30 यानी tan 60, और tan 60 क्या होता है हमारा? √3। आ गया आंसर। लेकिन अब यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो इसमें भी ज्यादा आपको स्टेप्स नहीं लगे, 2-3 स्टेप्स में इसका आंसर भी आ गया। फॉर्मूला याद होता तो आप डायरेक्ट ही लिख देते उसका आंसर, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा फॉर्मूला याद करने के पक्ष में नहीं रहता। मैं हमेशा आपको ये चीज बोलूंगा कि आप फॉर्मूले याद ना करके करने की अपेक्षा आप कोशिश करें कि चीजों को कैसे, मतलब मैथ्स में चीजें आई कैसे हैं, इस चीज को याद रखें। यदि आप इस चीज को याद करने की कोशिश करेंगे यार ये आया कहां से है, तो फिर फॉर्मूला भी आप जीवन भर कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। यदि मंजिलें याद रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं वो ठीक है, रास्ते यदि याद हैं आपको तो आप मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे निश्चित तौर पे। चलिए, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप हमें बनाना है जो केंद्र पर 45 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें मालूम है कि भाई त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है θ/360, और त्रिज्या के द्वारा बन रहा है तो ये होता है आपका πr², ठीक है ना। तो इन्होंने बोला है कि त्रिज्यखंड ही निकालना। चलिए ठीक है, तो थीटा कितना दिया है हमें? 45 डिग्री, 45/360 बटे πr²। पाई के लिए हम एक काम करें, उन्होंने बोला है आप 22/7 भी रख सकते हैं, 3.1 भी रख सकते हैं। रेडियस आपको 14 देके रखिए, तो 14 × 14, r² है तो 14 × 14। अब देखिए 90 से 60 तो कितने बार करता है? 9 चौके 36, 4 बार, तो 45 से कितने बार कटेगा? 8 बार, ठीक है ना। चलिए अब ये 7 से इसको काटें, 7 दूनी 14, 2 से 8 को काटें, 2 चौके 8, 4 से 2 दूनी 4, 2 11, और 2 से फिर इसको काट दें 7 बार। क्या क्या बचा भैया? 11 और 7 बचे, तो ये आ गया 77। चूंकि क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, यूनिट चल रही है सेंटीमीटर, यूनिट लिखना ना भूलें, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया का स्क्वायर, मतलब यूनिट का स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 7 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की हमें लंबाई ज्ञात करनी है, जिसका कोण हमको दिया है 60 डिग्री। तो हमें पता है चाप की लंबाई क्या होती है? θ/360, और मल्टीप्लाई में आती है 2πr। अभी हमने निकाला था चाप की लंबाई, आर्क लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क भी बोल सकते हैं। तो थीटा कितना दिया है आपको? 60/360 मल्टीप्लाई 2π, हमारा 22/7 है ही, और रेडियस हमारी दी गई है हमें 7। सबसे पहले तो 7 और 7 को निपटा दो,
और 360 कितने बार कटेगा ये 6 बार। और क्या कर सकता है भाई, 2 से काट दो ये 3 बार, तो ये आ गया 22/3। तो ये लगभग आ जाएगा 7.721 1 10 बन गया, तो ये तो 33 का बार आ जाएगा, 7.33 बार। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। थोड़ा सा जूम ऑन कर लेते हैं, जूम आउट कर लेते हैं। अब इन्होंने बोला है कि 2 खिलाड़ी हैं ए और बी, टेनिस का एक मैच खेलते हैं। खिलाड़ी कौन है, ए और बी, और टेनिस का मैच खेल रहे हैं आपस में, सिंगल्स खेल रहे हैं। तो यह याद करना है कि ए द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता बोली उनने, पी ए मैच जीतने की प्रायिकता है इसकी 0.63। अच्छा, मैच जीतने की प्रायिकता 0.63। अभी हम उन लोगों ने ऑप्शन मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था कि किसी घटना के होने की प्रायिकता और किसी घटना के ना होने की प्रायिकता हम होती है 1। तो इसके मैच ना जीतने की प्रायिकता क्या होगी? यदि जीतने की प्रायिकता तो 0.63 है, तो ना जीतने की प्रायिकता, ए के ना जीतने की प्रायिकता, ठीक है ना, तो कितनी हो जाएगी? एक में से ये पी ए घट जाएगा 0.63, तो ये कितना आ जाएगा 0.37, ठीक है ना, 0.37। तो अब ये तो एक जीत ना जीतने की प्रायिकता हमने निकाल ली। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, इन्होंने बोला बी के मैच जीतने की प्रायिकता निकालें। अब एक बात बताएं, बी कितने मैच जीतेगा? वही बी मैच जीतेगा ना जिसमें ए हार रहा है, ठीक है ना। तो बी के मैच जीतने की प्रायिकता वही तो कहलाएगी जिसमें ए ने ना जीता हो, तो यही उत्तर हो जाएगा, बी के मैच जीतने की प्रायिकता, बी के मैच जीतने की प्रायिकता, क्योंकि बी तो तभी जीतेगा जब ए हारेगा, ना जीतना मतलब हारना। तो पी ए नहीं हमने निकाला 0.37, तो ये बी के मैच जीतने की प्रायिकता हो जाएगी, यही आपका आंसर है। चलिए, अब क्वेश्चन कह रहा है एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ऊपर वाले क्वेश्चन में मैं प्रायिकता का फॉर्मूला नहीं लिख पाया था, लेकिन प्रायिकता का फॉर्मूला प्रायिकता वाले क्वेश्चन में आपको लिखना है, ठीक है। तो P बराबर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी घटना की प्रायिकता, इसलिए उसको पीई लिखा गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी घटना की प्रायिकता। तो ये होगा घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। अभी मैं बता रहा हूं क्या, देखो बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, 2 चीजें भूलते हैं वो, और यहां आ जाएगी घटना के कुल परिणामों की संख्या, घटना के कुल परिणामों की संख्या। अब देखो बच्चे कहां गलती करते हैं, पहली चीज तो वो घटना नहीं लिखेंगे, वो लिखेंगे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। भाई परिणाम नहीं होता फॉर्मूले में, परिणामों की संख्या होती है, तो ये वर्ड आप भूल रहे हैं, ये जो वर्ड है आपका संख्या वाला, ये आप भूल रहे हैं, तो आप फॉर्मूला ही गलत लिख रहे हैं। फॉर्मूले गलत लिख रहे हैं मतलब रट्टा मार रहे हैं कि यार अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। भाई अनुकूल परिणाम नहीं लेना हमें फॉर्मूले में, हमें हमेशा अनुकूल परिणामों की संख्या लेना है। अब अनुकूल परिणाम क्या होते हैं? अनुकूल परिणाम का मतलब है जो परिणाम प्रश्न पूछ रहा है, जो परिणाम प्रश्न चाह रहा है, वही घटना की परिणाम अनुकूल कहलाएंगे। अब जैसे एक पासा फेंका, तो पासे के कुल परिणाम कौन हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, ये कुल परिणाम है। ये क्या है? कुल परिणाम। अब इनकी संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे 6 ही तो संख्या है, 6 परिणाम है, 6 संख्या है, ठीक है ना। लेकिन परिणाम कौन है? 1 2 3 4 5 6। जैसे हम ताश के पत्ते की बात करें, ताश के पत्ते का परिणाम तो कोई ऐसे बोलेगा दुक्की है, तिक्का है, इक्का है, बादशाह है, बेगम है। लेकिन संख्या बोलेंगे तो बोलेगा यार 1 है, इक्का 4 है ना। वो ये अंतर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि संख्या और परिणाम में क्या फर्क है। जैसे कि आपने सिक्का उछाला तो बोलेंगे परिणाम क्या है, तो आप कहेंगे हेड है, टेल है, ये परिणाम है। लेकिन मैं कहूंगा परिणाम की संख्या बताओ, तो फिर आप कहोगे एक हेड है, एक टेल है, वो एक एक हो गई फिर संख्या। तो ऐसे तो कुल परिणाम की संख्या यहां पर क्या है? 6। अब उन्होंने बोला कि अभाज्य संख्या, अभाज्य मतलब प्राइम। देखिए कितना ट्रिकी क्वेश्चन है। बच्चा क्या करेगा, यदि जिसको प्राइम की परिभाषा नहीं पता तो वो विषम संख्याएं लगा के आएगा कि 1 3 5, जबकि प्राइम ना तो एक प्राइम है और ना मतलब भाज्य है, ठीक है ना, ना भाज्य है ना अभाज्य है।
तो प्राइम कहां से शुरू होते हैं? 2 से। 2, 3 और 5। आंसर उसका तब भी सही आएगा क्योंकि वो 3 संख्या सोच रहा है, 1 3 5 लगा दो, लेकिन संख्या कौन कौन सी है? 2, 3 और 5। तो उनकी संख्या कितनी हुई? 3। उनकी संख्या हुई 3 बटे कुल कितने थे? 6। 3 बटे 6 का मतलब हो गया 1/2 या 0.5। तो ये इसका आंसर है, ठीक है ना। थोड़ा सा आप मैंने यहां पर रुक के आपको प्रायिकता समझाने की कोशिश की। चलिए अब यहां पे आ जाते हैं। एक थैले में से 3 लाल और 5 काली गेंदें। अब आप सोचें कि यार एक थैला है, ऐसा एक थैला है और इस थैले में 3 लाल गेंदें हैं, चलो मैं लाल पेन से ही बना रहा हूं 3 गेंदें, और कौन सी है? काली गेंदें। कितनी है? 5। 1 2 3 4 5। तो कुल गेंदें कितनी है? मैं ये देखो फॉर्मूला तो लिखा ही है, मुझे निकालना है पी लाल हो, पीई लाल हो। तो लाल गेंदें कितनी है? 3। कुल गेंदें कितनी है? 8। ये आंसर हो गया। अब बोला है पीई लाल ना हो। भैया लाल ना हो तो दूसरा कलर कौन सा है? दूसरा कलर काला है, तो काली कितनी है? 5 बटे कुल कितनी है? 8। तो 5/8 आंसर हो गया। हाँ, लाल ना हो वहां से भी लगा सकते हैं कि पी धन पी नहीं बराबर 1, तो 1 में से 3/8 को घटा दो तो ये 5/8 आ जाएगा। तो दोनों तरीके से सोच सकते हैं, वो फॉर्मूले से भी कि पीई धन पीई नहीं क्या होता है? 1 होता है, तो होने वाले को 1 में से घटा दो तो वो नहीं होने वाला आ जाता है। या फिर अपन ये भी देख सकते हैं कि यार मतलब लाल नहीं होगी तो कौन सी होगी? काली होगी ना भाई, गेंद तो उसमें से निकलेगी, ऐसा तो नहीं गेंद ही नहीं निकलेगी। तो फिर अपन ने लिखा कि काली 5 5/8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। तो देखिए कुल परिणाम कितने रहेंगे हमेशा इसमें? 52। कुल परिणाम भाई 52 पत्ते आप निकाल सकते हैं, तो कुल परिणाम कितने हैं? 52। परिणाम मतलब परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या भी 52 होगी। अब बात करी जाए लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो देखो 4 आपके होते हैं, 2 काले कलर के होते हैं जिसको हम हुक्म या काला पान बोलते हैं, हुक्म या काला पान, और एक होती है ईंट। ये 2 लाल रंग से होते, मतलब काले रंग से होते हैं, और सॉरी ईंट नहीं होते, ईंट तो लाल रंग से ही होती है, काले रंग से होती है चिड़ी, ठीक है। और ईंट होती है आपकी लाल पान और ईंट, ये लाल रंग के होते हैं। 13 पत्ते होते हैं, 1 2, यहां से एक को 1 नहीं होता, एक को अपन 1 का लिखते हैं, ठीक है। यहां से कहां तक जाता है? दहा तक। फिर ये गुलाम, बेगम, बादशाह, ठीक है ना। ये कितने टोटल पत्ते कितने हैं? 13। 13 यहां, 13 यहां, 13 यहां और 13 ही यहां, तो टोटल पत्ते हो रहे हैं अपने 52। कह सकते हैं 26 लाल हैं और 26 काले। इन्होंने बोला है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब तस्वीर किन पे होती है? इन 3 पे, फेस कार्ड इनको बोलते हैं। 1 2 3 ये फेस कार्ड है, तस्वीर वाले पत्ते। आप कभी ताश खेलें तो आप देखेंगे गुलाम में फेस रहता है, चेहरा रहता है, बादशाह में चेहरा रहता है और क्वीन में चेहरा रहता है। ये फीमेल है, बाकी ये 2 मेल हैं, ठीक है ना। 3 पत्ते ऐसे हैं जिन पे चेहरे बने होते हैं, तो 3 3 सब में होंगे, काले पान में भी होंगे, चिड़ी में भी होंगे, लाल पान में भी होंगे, ईंट में भी होंगे। तो भाई टोटल चेहरे वाले पत्ते कितने हुए? 12। अब उन्होंने बोला कि लाल वाले चेहरे, तो भाई 3 इसके होंगे और 3 इसके होंगे, तो टोटल कितने हैं चेहरे वाले लाल कलर के? 6। कितने हैं? 6। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कि अनुकूल परिणाम कितने बन गए? 6 बटे कुल परिणाम कितने हैं? 52। तो अपन किससे काट सकते हैं? 3 से कटेगा क्या? नहीं 3 से नहीं, 2 से कटेगा। 2 3 6 और ये 26 बार, 3/26 इसका क्या हो गया? आंसर। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। अब ये 3 नंबर के क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो। चलिए, गुणनखंड द्वारा समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। तो समीकरण के मूल मध्य पद को तोड़ के कर सकते हैं अपन। भाई ये ए और सी का मल्टीप्लाई किया, 2 और 3 6, तो 5 को हम ऐसे तोड़ें कि उनका गुणा 6 आए, तो 6 और 1 हो सकता है ना, तो ये हो जाएगा 2x²
अब बड़ी संख्या देखिए, जब घटाने पर आपका क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो एक संख्या पॉजिटिव होगी, एक संख्या नेगेटिव होगी। बड़ी संख्या का चिन्ह वही होगा जो इस बीच वाले टर्म का है, मतलब कि माइनस का चिन्ह, तो प्लस का x हो जाएगा, है ना। अब क्योंकि इनका 6 और 1 का गुणा करेंगे तो इनका a और c का गुणा आ जाएगा, और जब इनको घटाएंगे तो ये -5x जो पद था मध्य पद वही आ जाना चाहिए, +3 बराबर, तो यहां से 2 अपन ने कॉमन ले लिया, या 2x कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा, x -6, अरे x -3, और एक सेकेंड कुछ गड़बड़ है क्या, +3 x -3 बच रहा है, और यहां पर +x प्लस है क्या, 2 3 6 हो रहा है, और 2 3 6 का 6 एकम 6 -5x और प्लस का x +3। अरे तो फिर ये क्यों लेंगे अपन, ठीक है ना, गड़बड़, ये तो गलत हो रहा है। एक सेकेंड, ये तो बहुत ही इजी हो गया यहाँ से भाई, इसको सीधा तोड़ेंगे ना, -3x -2x है ना, 2x² -3x और माइनस का 2x, क्योंकि हमें जो उत्तर चाहिए था वो प्लस का 3 और 2 का मल्टीप्लाई होगा, प्लस का 6 आएगा, है ना। तो यहां माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, प्लस का 6, और दोनों माइनस माइनस जुड़ भी जाएंगे। चलिए, +3 बराबर 0। अब यहां से क्या कॉमन आ गया, अपना x कॉमन आ गया, तो हो गया 2x -3, और यहां से कॉमन क्या आ गया, -1 कॉमन ले लें, तो हो जाएगा 2x -3 बराबर 0। तो एक कोष्टक में आ गया 2x -3, और एक कोष्टक में आ गया x -1 बराबर 0। तो यहां से निकलेगा x बराबर 3/2, और यहां से निकलेगा x बराबर 1। ये दोनों उसके क्या हो गए, समीकरण के मूल हो गए। अब इन्होंने बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक संख्याएं हमें निकालनी है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं। धनात्मक पूर्णांक संख्या याद करें जिनके वर्गों का योग क्या हो, 365। तो अपन मान सकते हैं, जैसे कोई हमने पूर्णांक संख्या मानी कि वो संख्या x है, माना संख्या वो क्या है, x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, क्रमागत, मतलब उससे जस्ट एक बाद वाली, x + 1 हो जाएगी। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक याद कीजिए जिनके वर्गों का योग, मतलब कि इसका वर्ग, और दूसरी संख्या कौन है, x + 1 इसका वर्ग। कितना चाहिए हमें, 365। चलो तो इसको सॉल्व करें, x² प्लस यहां से क्या हो जाएगा, x² प्लस 2x 2ab प्लस b² मतलब 1 = 365। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 2x, 365 को इस साइड लेके आए तो -364 हो जाएगा, 1 जब इसमें से चला जाएगा तो -364 बराबर 0। 2 से पूरे समीकरण में भाग भी दे देते हैं, तो हो जाएगा x² प्लस x माइनस 2 से भाग दिया, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 182 बराबर 0। अब देखें बीच में एक है, बीच में यहां क्या है, एक है, तो इस एक को ऐसे तोड़ना है कि उसका क्या है, 182, मतलब एक का ही अंतर हो सकता है दो संख्याओं में। तो लगभग अपन देखें कि भाई 15 का 15 में करते हैं 225 आता है, 14 का 14 में करते हैं 196, हाँ तो 14 और 13 हो सकती है, 14 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे 182 भी आएगा, ठीक है। तो हमने लिखा x² प्लस बड़ी संख्या उसी चिन्ह की लेंगे जिसका मध्य पद है 14x, और दूसरी ऋण 13x, ठीक है। तो घट के 14 में से 13 जाएगा तो प्लस का 1 भी बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 182 भी बनेगा, -182 बराबर 0। तो ये हो गया हमारा, यहां से कॉमन लिया मैंने x + 14, दोनों में माइनस भी है, माइनस कॉमन हो जाएगा, 13 भी हो जाएगा, x + 14 बराबर 0। यहां से एक हमारा बन गया x + 14, और यहां से एक बन गया x - 13 बराबर 0। तो आ गया x बराबर यहां से हो जाएगा -14, और x बराबर हो जाएगा 13, ठीक है। अब चूंकि हमें शायद बोला है कि धनात्मक पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, इसलिए x को आप ये -14 तो ले नहीं सकते, ये रिजेक्ट हो गई। तो एक संख्या हो गई 13, और एक संख्या क्या मानी थी, x + 1, उसके जस्ट बाद वाली, तो एक संख्या हो गई x + 1 मतलब कि 14, एक संख्या 13 हो गई और एक संख्या 14 हो गई। x बराबर -14 को हमने क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि उन्होंने बोला था कि धनात्मक पूर्णांक चाहिए है, और वो एक संख्या कैसी हो रही है, ऋणात्मक हो रही है। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूं, राइट कर। चलिए अब यह बोल रहा है कि सिद्ध करें कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं
तो एक काम करते हैं, मैं यहां से आपको एक सर्किल ले रहा हूं, तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, ये सर्किल है और मैं एक बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखाएं भी इस पे खींच दे। स्पर्श रेखा ये हो गई और एक स्पर्श रेखा ये हो गई। ठीक है ना। अब इस सेंटर से मैं इसके सेंटर को भी मिला दे रहा हूं दूसरे कलर से किसी, और इस पॉइंट से बाहरी बिंदु से एक केंद्र को भी मिला दे रहा हूं। ठीक है, नामकरण हम कर दे रहे हैं इसका। मान के चलें कि हम ये जो बाहरी बिंदु है ये मान के चला हमने P है, ये M है, ये N है, ये O है। ठीक है? अब हमें यह सिद्ध करना है कि जो स्पर्श रेखाओं की लंबाई है, हमें सिद्ध क्या करना है, यह सिद्ध करना है हमें कि जो PM है वो PN के बराबर है। यह चीज हमें सिद्ध करनी है, सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे भाई, ये दोनों चीजें कब बराबर हो सकती हैं, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो। तो मैं त्रिभुज ले रहा हूं, त्रिभुज PMO और त्रिभुज PNO में तीन चीजें यदि मैं बराबर कर दूं, हमने क्लास 9th में 5 कसौटियां पढ़ी सर्वांग समता की, कि भाई भुजा 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 बराबर हो जाए, भुजा कोण भुजा बराबर हो जाए, कोण भुजा कोण बराबर हो जाए, एक RHS सर्वांग समता पढ़ी, और 2 कोण और एक भुजा बराबर हो जाए, AAS। 5 सर्वांग समता हमने पढ़ी। तो यहां हम देखते हैं कौन सी सर्वांग समता हमारी लग पाती है। पहली चीज तो यह है कि भाई यहां पर ये उभयनिष्ठ हो रही है दोनों त्रिभुजों में, ये रेडियस है, तो 2 भुजा हो गई बराबर। अब कोण की बात करें तो यदि ये 2 भुजा बराबर है और यहां पर क्या बन रहा है 90 डिग्री, क्योंकि हमें मालूम है कि जो रेडियस होती है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, मतलब कि इसकी जो स्पर्श रेखा है इस पर ये लंब होती है रेडियस। ठीक है ना। तो यदि ये लंब है तो ये 90 डिग्री बनेगा। अब हम इसमें RHS देख पा रहे हैं, किसी भी त्रिभुज में यदि 90 समकोण त्रिभुज है तो आप RHS की परिकल्पना पहले ही कर लें। RHS सर्वांग समता क्या कहती है, एक राइट एंगल होना चाहिए 90 डिग्री, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण बराबर होना चाहिए, और एक साइड मतलब एक भुजा। यदि ये तीन चीजें बराबर हैं तो वहां RHS सर्वांग समता लग जाएगी। 90 डिग्री का आए तो तुरंत परिकल्पना आप अपने माइंड में कर लो कि हो सकता है यहां RHS सर्वांग समता लगेगी। तो पहली चीज तो हम देख पा रहे हैं कि एंगल M बराबर है एंगल N के, ये समकोण है 90 डिग्री। कारण भी लिख सकते हैं यहां पर कि त्रिभुज की जो रेडियस है, त्रिभुज की सॉरी किसी वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर कैसी होती है, लंब होती है। ये लाइन आप यहां पर लिख दें। फिर उसके बाद OP बराबर OP, ये क्या है, उभयनिष्ठ। ये क्या है, उभयनिष्ठ है। और तीसरी चीज जो है वो है एक साइड, मतलब कि OM बराबर है ON के। तीन चीजें बराबर हो गई तो ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज PMO सर्वांग सम हो गए त्रिभुज PNO के। और सर्वांग समता कौन सी हुई, RHS कॉन्ग्रुएंसी सर्वांग समता। कौन सी हुई, RHS सर्वांग समता। तो हम बाई CPCT, CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, बाई CPCT हम कह सकते हैं PM बराबर है PN। बस हेंस प्रूफ। भाई कैसे सिद्ध किया हमने, PM बराबर PN, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करके। सर्वांग सम कैसे सिद्ध किया, RHS लगा के। RHS के लिए 90 डिग्री होना चाहिए, तो होता है भैया 90 डिग्री। यहां पर जो त्रिभुज वृत्त की जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के ऊपर, स्पर्श रेखा के ऊपर क्या होती है, लंब होती है। तो ये 90 हो गया। 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो हाइपोटेनियस भी बराबर है, दोनों में कॉमन है, वो तो उभयनिष्ठ है। और रेडियस किसी भी सर्किल की हमेशा कैसी होती है, बराबर। तो AM बराबर ON हो गया। RHS सर्वांग समता लग गई। RHS सर्वांग समता से अब जो करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं, जो संगत भुजाएं हैं, जो संगत कोण हैं, वो सब कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। चलिए अब इसको मैं उठा के थोड़ा सा साइड पे कर रहा हूं।
अब आ जाते हैं दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं। तो हमें भाई व्रत लेना पड़ेगा, दो दो व्रत लेने पड़ेंगे। चलो मैं ले रहा हूं, 5 और 3 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन कह रहा है दो संकेंद्रीय व्रत हैं, तो मैंने एक व्रत ये लिया और एक व्रत को मैं थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूं। ठीक है, दो संकेंद्रीय वृत्त हैं, आप देख पा रहे हैं। यहां मैंने इसका सेंटर बना दिया दोनों का। अब ये कह रहे हैं कि जो एक वृत्त की त्रिज्या 5 है और एक वृत्त की त्रिज्या 3 है, मतलब छोटे वाले की 3 होगी, बड़े वाले की 5 है। बड़े वृत्त की एक जीवा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो एक ऐसी जीवा निकल रही है कि जो कि छोटे वृत्त पे क्या है, स्पर्श रेखा है। देखो ये छोटे वृत्त को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। एक काम करता हूं, एक पतली लाइन खींच दे रहा हूं ताकि आपको और ठीक से दिखेगा। ठीक है ना। अब मैं यदि एक काम करूं, मैं इसको मिला दूं और यहां से एक लंब डाल रहा हूं मैं, कहां, स्पर्श रेखा के ऊपर। ठीक है ना। अब मैं यदि इसका नामकरण कर रहा हूं, मैंने इसका नाम दिया कि ये जो जीवा थी ये थी ए बी, ये ओ था, और इस पर मैंने जो लंब डाला वो एम डाला या एन डाला। ठीक है। तो ये तो अभी हमने ऊपर बताया कि किसी बिंदु मतलब वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा को जो बिंदु टच करता है वो क्या होता है, स्पर्श बिंदु। तो केंद्र से स्पर्श बिंदु क्या होता है, लंब होता है। किस पर, स्पर्श रेखा पर। ठीक है ना। केंद्र से ये क्या होता है, लंब होता है। और हमें एक चीज और पता है कि जो जीवा के ऊपर लंब डाला जाता है केंद्र से, ठीक है ना, मतलब यहां मैं कह रहा हूं कि ओ एम जो है वो क्या है, लंब है किस पर, ए बी पर। तो ये जीवा पर लंब है। जीवा पर लंब हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि यदि केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए तो जीवा को समद्विभाजित करता है। जीवा को समद्विभाजित करता है, इसका मतलब ए एम जो है ये किसके बराबर हो गया, बी एम के बराबर हो गया। ठीक है ना। दो चीजें हमने बताई आपको। पहली चीज, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये ओ एम क्या है, छोटे वृत्त की त्रिज्या है, और ये ए बी क्या है, उसी वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है। तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, तो हमने लिख दिया ओ एम लंब ए बी। पहली चीज। दूसरी चीज हमने पढ़ी है कि बड़े अब बड़े वृत्त के लिए देखो, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित। तो ये ए बी को क्या कर रहा होगा, समद्विभाजित, मतलब ए एम बराबर क्या हो गया, बी एम हो गया। मतलब ए एम की जो लेंथ आएगी वही बी एम की आएगी, और हमें ए बी निकालना है। फाइंड आउट क्या करना है हमें, उस स्पर्श रेखा की लंबाई हमें फाइंड आउट करनी है। तो यदि ए एम निकाल लिया तो ए बी निकाल आएगी भाई, वो तो उसकी दुगना होगा ना। ए बी किससे मिलकर बन रहा है, ए बी ए एम प्लस बी एम से मिलकर बन रहा है। ए बी किससे मिलकर बन रहा है, ए एम प्लस बी एम से। तो यदि ए एम आ गया तो फिर बी एम आ जाएगा, उतना ही बी एम होगा। अब आप देखें कि ओ ए कितना है, ओ ए है बड़ी त्रिज्या। बड़ी त्रिज्या कितनी है, 5। ओ एम क्या है, छोटे वृत्त की त्रिज्या, ये कितनी दी गई है, 3। तो क्या आप इस, अब ये समकोण त्रिभुज है, कर्ण 5 दिया है, एक भुजा 3 दी है, तो क्या दूसरी भुजा नहीं निकाल पाएंगे। दूसरी भुजा में क्या लगा देंगे, पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या कहेगी, ए एम बराबर अंडर रूट ए ओ का वर्ग माइनस ओ एम का वर्ग। जब आप यहाँ पाइथागोरस निकालेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, 4। यदि ये 4 आई तो ये भी कितनी आ गई, 4। तो 4 और 4 मिलके क्या बन गया, 8। तो 8 सेंटीमीटर उस जीवा की क्या हो गई, लंबाई हो गई। ठीक है। चलो इसको भी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आके साइड में कर। चलिए अब मैं एक काम करता हूं, क्वेश्चन नंबर 20 को दूसरे पेज पे ही ले लेता हूं। ठीक है। इसका मैं थोड़ा सा चित्र बना के भी आपको बता दूंगा। चलिए ये क्वेश्चन है 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि दो घन हैं। अब देखिए घन कैसा रहेगा, कुछ इस टाइप से। मैं स्केल का यूज नहीं कर रहा हूं इसलिए थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा बनेगा, लेकिन समझाने के पर्पज से आप देख लेंगे कि ऐसा रहेगा आपका घन। ठीक है। ये घन है, क्योंकि शायद शेप में मेरे पास 2D शेप ही है, शायद 3D शेप
हाँ तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये घन है। अब ये कह रहे हैं कि इन इसमें दो घनों को ऐड करना है। दो घनों को ऐड करना है। दो घन कैसे ऐड होंगे? देखिए दूसरा घन भी मैं ले रहा हूं बिल्कुल एग्जैक्ट इसी के जैसे, ये इस टाइप से बनेगा। ये मैंने दो घनों को ऐड कर दिया। कहां से ऐड करना था उनको? फलक से। फलक क्या कहलाता है? फेस। ऐसे ऐसे दो घनों को ऐड कर दिया चिपका के, ठीक है ना, किसी भी फलक से, क्योंकि घन तो जो छह फलक होती है घन की, वो छह की छह फलक कैसी होती है? बिल्कुल एक जैसी। तो किसी भी फलक से आपने ऐड कर दिया। अब प्रत्येक का आयतन कितना था? घन का आयतन कितना दिया था? एक घन का घन का आयतन आपको दिया था, जो कि ए क्यूब होता है, ये आपको दिया था 64। ए का मान मतलब भुजा कितनी आ गई घन की? भुजा आ गई हमारी 4। भाई 64 के ऊपर 1/3 घनमूल लगाएंगे तो 4 हो जाएगी। ए 4 आ गई। अब देखिए ये 4 आ गई ए, मतलब कि इसका मतलब ये है कि ये ऊंचाई, ये गहराई और ये इसकी चौड़ाई, ये तीनों ए होती है, ये 4 4 है, ठीक है ना। दूसरे की भी ऐसी होगी ए, ये ए और ये अंदर की गहराई ए। अब ए का मान तो आ गया 4। ए का मान क्या आ गया? 4। लेकिन अब नई आकृति क्या बन गई? नई आकृति बन गई आपकी घनाभ। नई आकृति क्या बन गई? घनाभ। तो घनाभ के लिए देखो, एक तो ये लेंथ है, दूसरी ये लेंथ है और तीसरी ये लेंथ है। ये तीनों चीजें होनी चाहिए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो मुझे बताएं, यदि मैं इसको ए मान रहा हूं, इसको मैं क्या मान रहा हूं? ए। तो यहां तो ए ही है, मतलब कि ए कितना है यहां पर? 4 ही है। यदि मैं इसको बी मान रहा हूं, क्योंकि घनाभ बन गया, घनाभ में फिर ए बी सी लिख सकते हैं अपन, तो यहां पर भी बी क्या है? ए है। तो बी का मान क्या है? यहां पर भी 4 है। यदि मैं इसको सी मान रहा हूं, तो सी कितना है यहां पर? ए प्लस ए, मतलब ये कितना बना? 2a। तो 2a कितना हो जाएगा? 4 था ए, तो 4 दूनी 8, मतलब सी इसका 8 हो गया। अब इन्होंने कहा है कि जो घनाभ बना था, इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, जो होता है 2 ए बी धन बी सी धन सी ए। ये भी याद करने वाली कोई चीज नहीं है। 6 फलकें हैं और एक फलक कैसी है? बिल्कुल साइड वाली फलक इसके बिल्कुल बराबर है, इसलिए दो फलकें, दो दो फलकों के जोड़े हैं, इसलिए ए बी बी सी सी ए कितनी बार है? 2 बार। तो अपन ने लगाया 2। ए बी, ए कौन है? 4, और बी भी कितना है? 4। बी कितना है? 4। सी कितना है? 8। सी कितना है? 8। और ए कितना है? 4। ये हो गया 4 चौके 16, 8 चौके 32 और 8 चौके 32। 32 और 32 64, 64 और 16 80 होगा क्या? 80 होगा, हाँ। 80 दूनी 160। किसकी बात चल रही है? क्षेत्रफल के। है काय में? सेंटीमीटर। क्षेत्रफल होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपन चलते हैं इसी के अथवा के ऊपर। अथवा तो यही बन जाएगा। इन्होंने क्वेश्चन बोला है कि एक जूस बेचने वाले ग्राहक को आकृति में दर्शाया गया गिलास में जूस देता है। ये देखो, ये आपको आकृति दिख रही है, ये इसके जैसा इसका क्या है? गिलास है। मतलब देखने में तो वो गिलास बड़ा लग रहा है, लेकिन उसका जो नीचे की तली है, नीचे का जो आधार है, वो उभरा हुआ है। तो उसमें सामान कैसा बनेगा? कम बनेगा। उसमें धारिता, कैपेसिटी क्या होगी? कम होगी। दिखेगा आपको कि यार इसमें 200 ml चीज बन रही है, लेकिन बनेगी उसमें 180 ml ही। उसका मतलब ये दुकानदार थोड़ा सा आपको उल्लू बना रहा है उसमें, है ना। चलो, तो ये कह रहे हैं कि ग्राहक को आकृति में गिलास में जूस देता है। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास जो है 5 सेंटीमीटर, मतलब ये क्या है? 5 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। यदि ये डायमीटर 5 है तो रेडियस कितनी हो गई? 5/2, या जिसको हम 2.5 बोल सकते हैं, 2.5। और इन्होंने बोला ऊंचाई जो है इसकी वो 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है टोटल? ऊंचाई, हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर। अब इसमें दो प्रकार की धारिता बनेगी, देखो। एक तो आभासी, मतलब जो दिख रही है, अपेरेंट, ठीक है ना। और एक उसकी वास्तविक, मतलब जो उसमें बन रही है, उसका हमें वो दोनों हमें ज्ञात करने हैं कि आभासी और वास्तविक को ज्ञात करें। तो पहले तो अपन क्या करें? आभासी जो सामने वाले को दिख रही है,
आभासी आयतन। अच्छा, धारिता में आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। धारिता और आयतन में इतना अंतर होता है कि यदि आयतन में यदि आप 1000 सेंटीमीटर क्यूब का भाग देते हैं तो वो धारिता बन जाती है, ठीक है ना, लीटर में। चलिए, तो धारिता मतलब कि एक तरीके से वो आयतन ही है, ठीक है ना। और यदि लीटर में उसको बनाना है कि कितनी लीटर का है, तो उसमें 1000 सेंटीमीटर क्यूब का अपन क्या देते हैं, भाग दे देते हैं। तो आभासी आयतन क्या हो जाएगा, चूंकि बेलन है तो बेलन होगा आपका पाई आर स्क्वायर एच, यही होगा ना। तो पाई का मान इन्होंने बोला है 3.14 आपको रखना है। आर कितना दिया हुआ है भैया, आर आपका दिया हुआ है रेडियस 5/2। हाँ, 5/, हाइट कितनी दी गई है, 10। चलो, तो एक काम करूं मैं, 3.14 है और 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक काम ना करूं मैं, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, तो ये 5 और 5 पचम 25 और 25 चौके 100 बन जाएगा, मतलब ये 1000 बन गया सीधा, ठीक है। 1000 का 3.14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3140 बटे 2 दूनी 4 और 4 चौके 16, ठीक है। अब काटने में थोड़ी सी आसानी है। अब आप इसको काट लें, या तो एक काम करें, इसको 16 एकम 16 हो जाएगा, 15 बचे 154 हो गए, 154 हो गए तो ये 9 बार जाएगा लगभग। तो 16 नंबर 144, 44 और 10 फिर 100 हो गए, 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 96, 196.40 हो जाएगा। तो 16 दूनी 32, ये 196.2 समथिंग ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये बोल रहे हैं, ये तो हो गया क्या, आभासी। अब ये बोल रहे हैं कि मुझे निकालना है वास्तविक धारिता। तो वास्तविक धारिता निकालने के लिए मुझे पहले नीचे का जो अर्धवृत्त मतलब अर्ध गोला है इसको माइनस करना पड़ेगा। तो अपन लिखेंगे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, पूरे गोले का आयतन तो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये 2/3 हो गया, पाई का मान उन्होंने बोला था 3.14 रखना है, आर हो गया हमारा 5/2 गुणा 5/2 गुणा 5/2, ठीक है। इसको अपन काट लें, 2 से 1 2 तो कट गए अपने, और बाकी कितना हो रहा है, ये 3.14 मल्टीप्लाई करें 25 25 पंचे 125 और बटे 2 3 4 4 तिया 12। तो ये मैं कैलकुलेटर से गुणा करके देख ले रहा हूँ कितना आ रहा है, क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगाना है। 3.14 मल्टीप्लाई 125 डिवाइडेड बाई 12, ये 32.70 आ रहा है। कितना आ रहा है, 32.70 सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर क्यूब में ही आयतन चलेगा भी, सेंटीमीटर। अब मुझे वास्तविक की बात चल रही थी, क्या निकालना था, वास्तविक। तो वास्तविक कैसे निकलेगा, जो उसमें बन रहा है वास्तविक निकलेगा। वास्तविक जो धारिता है, वास्तविक धारिता ज्ञात करने के लिए एक तो आभासी जो आपको दिख रहा था, मतलब आपको बेलन दिख रहा था पूरा पूरा, आभासी धारिता माइनस जो उभरी हुई सतह आपने निकाली थी ना, उभरी हुई सतह अर्धगोला। तो ये हो जाएगा आपका 196.2 समथिंग माइनस 32.7, ठीक है। तो इसमें से आप जब माइनस कर देंगे तो 12 में से 7 गए तो आपके 5, 5 में से 2 गए तो आपके 3, और 9 में से आपके 3 गए तो 6, 163.50 एप्रोक्स वैल्यू आपकी ये आ जाएगी, ठीक है। कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो तो आप इसको करेक्ट कर लें, ठीक है। मैं कैलकुलेशन में यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहता, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि ये लेक्चर जितना शॉर्ट एंड स्वीट रहे वो ज़्यादा ठीक रहे, ठीक है। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। चलिए, अब ये कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर में, तो हम सीधा मान लेते कि भाई माना भिन्न जो है, माना भिन्न
क्या हो गई, एक्स अपॉन वाई हो गई, ठीक है ना भाई। भिन्न क्या रहेगी, अंश और हर रहेगा, तो अंश x मान लिया, हर y मान लिया। अब उन्होंने बोला कि अंश में और हर में दो जोड़ते हैं जब, तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है प्रश्न, जब इसमें दो जोड़े तो x प्लस टू हो गया, जब इसमें दो जोड़े तो y प्लस टू हो गया, तो ये 9/11 बन गई। ये क्या बन गई, 9/11। त्रिया गुणा करें भाई, 11x धन 22 बराबर 9y धन 18 को सही भी कर लें थोड़ा सा, 11x ऋण 9y बराबर 22 उस तरफ जाएंगे तो ऋण के 4। ये समीकरण 1 बन गया। फिर वो बोल रहा है यदि 3 जोड़े तो मतलब x प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3, यदि 3 जोड़े तो बन गई 5/6। फिर त्रियक गुणा कर लें भाई, 6 का गुणा किया 6x धन 18 बराबर 5 का इसमें गुणा किया 5y धन 15। फिर पक्षांतर करके पूरा x को एक साइड ले लें तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5y बराबर ये 18 उस तरफ जाएंगे तो माइनस के 18 और प्लस के 15 माइनस का 3। तो ये एक समीकरण 1 बन गया और ये समीकरण 2 बन गया। अब लेकिन हमें दिख रहा है यार कि इसमें यदि हम विलोपन लगाएं, ठीक है ना, एलिमिनेशन मेथड लगाएं, तो भाई ये समान होने चाहिए है ना, या तो जो गुणांक हैं वो समान होने चाहिए, या तो x के गुणांक समान हो या y के गुणांक समान हो। यदि नहीं हो रहे हैं तो फिर हम उनको समान बनाएंगे। चलो y के छोटे से हैं 6 और 9 और 5, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ 5 का गुणा कर देते हैं y के गुणांक का ऊपर वाले में, और ऊपर वाले y के गुणांक का नीचे वाले में गुणा करते हैं, मतलब 9 का। तो अब हमारी नई संख्या क्या बन जाएंगी, यहाँ 5 का गुणा किया तो ये हो गया 55x ऋण 5 का गुणा किया यहाँ तो 45y बराबर 5 का यहाँ गुणा किया तो 5 के 20। 9 का गुणा यहाँ करें 9 छिंग 54x ऋण 9 पन्ना 45y ऋण 9 तिया 27। घटा दें दोनों समीकरण को, घटाने पे क्या होता है, चिन्ह पलट जाते हैं, चिन्ह पलटे, 55 में से 54 गए तो ये x बचा, 45 जीरो हो गए, 27 में से 20 जाएंगे क्योंकि 27 बड़ी है संख्या, प्लस की है तो ये 7 हो गया, x बराबर 7 हमारा हो गया। किसी भी समीकरण में हम x का मान रख दें, इसमें ही रख दें, पहले वाले में रख दें या दूसरे वाले में रख दें। दूसरे वाले में x का मान रखा तो 7 छिंग 42, यहाँ क्या हो गया 42 माइनस 5y बराबर माइनस का 3। 42 जब उस तरफ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 42 जब उस तरफ गए आपके तो धन ऋण के 42 हो जाएंगे, एक सेकेंड, 7 छिंग 42, हाँ ये माइनस लगा है ना बीच में, ठीक, ऋण के 42 हो जाएंगे, 42 और 3 45 हो जाएंगे, तो 5y ऋण के 5y बराबर आ जाएगा ऋण के 45, ऋण से ऋण कट जाएगा, 5 से 45 कट जाएंगे 9 बार, तो y का मान आ गया 9। तो यहाँ से x 7 आ गया और y क्या आ गया आपका 9 आ गया। तो फिर हमारी भिन्न क्या बन जाएगी, भिन्न बन जाएगी 7/9। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हमें रैखिक युग्म को विलोपन से सॉल्व करना है। चलो इसको तो मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा साइड में कर दे रहा हूं। अब हम बात करते हैं इन रैखिक समीकरण की। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा है 2x ऋण 3y बराबर 4। यदि मुझे इनको विलोपन से हल करना है तो मुझे जो गुणांक हैं वो बिल्कुल एक जैसे बनाने पड़ेंगे। तो एक काम करते हैं, इसमें हम 2 का गुणा कर देते हैं, ठीक है, इसका 1 है तो नीचे 1 में गुणा कर दिया, तो ये समीकरण बन गया फिर नया वाला 2x धन 2y बराबर 10। अब इन दोनों समीकरण को हम घटा देंगे, 2x से 2x क्या हो गए, घट के 0 बन गए, ऋण के 3y और ऋण के 2y ऋण के 5y बन गए, और ये हो गया हमारा ऋण के 10 और 4, ये हो जाएंगे ऋण के 6, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, y का मान आ गया हमारा 6/5। कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, x धन y बराबर 5 दिया था, सही है, और 2x ऋण 3y बराबर 4 दिया था, बिल्कुल सही है। 2 का गुणा किया, 2x प्लस 2y बराबर 10, ठीक है, 2x से 2x कैंसिल हुए, माइनस हुआ तो माइनस 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 5 हो गया, माइनस के 6 हो गए, 6/5 बिल्कुल सही है। चलिए अब ये 6/5 किसी भी समीकरण में रख दें आप, ये पहले वाले में रख दें, तो x बराबर क्या है 5 माइनस y, तो 5 माइनस 6/5, ये
ये हो गया 25, 25 में से 6 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 19, 30/5, 25 25 25 में से 6 गए तो 19/5 का आंसर। चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन था, बहुत ही छोटा था और क्वेश्चन 2x ऋण 3/4। हाँ ठीक है, थोड़ा सा डाउट होता है अपॉन में जब आंसर आते हैं तो कोई बात नहीं। चलिए अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि एक पेडिस्टल, पेडिस्टल मतलब समझे कि भाई एक कहना चाहिए एक प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक 2 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, ये वाला प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है ये। और इसके ऊपर ना एक मूर्ति लगी है जो कि 2 मीटर ऊंची है, तो मैं दूसरे कलर से बना दे रहा हूं। ये मूर्ति लगी है, ये मूर्ति की जो ऊंचाई है ये 2 मीटर है। प्लेटफॉर्म की ऊंचाई मुझे नहीं पता, इसकी ऊंचाई मैंने मान ली h मीटर में ही, ठीक है ना, h मीटर। अब ये कह रहा है भूमि पर एक बिंदु है, मैंने माना कि यहां पर एक बिंदु है, कहां, ये सामने, यहां एक बिंदु है। और इस बिंदु से मूर्ति का शिखर जो है, भाई मूर्ति का शिखर कौन होगा, तो मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है, ऊपर देखेंगे ना इस बिंदु से, ये जो एंगल है ये है कितना, 60 डिग्री। और जब पेडिस्टल का शिखर देखते हैं, पेडिस्टल का शिखर मतलब ये, तब जो एंगल बनता है वो बनता है 45 डिग्री, ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूं कि भाई पहले तो इन बिंदु माना मैंने ए, ये बीसी थी मीनार पेडिस्टल, और सीडी था आपका स्टैच्यू, ठीक है ना, मूर्ति लगी है जो स्टैच्यू है, ये पेडिस्टल है उसका। तो ये कह रहे हैं कि पेडिस्टल की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, मतलब कि हमें सी भी ज्ञात करना है। क्या फाइंड आउट करना है यहां पर मुझे, सी भी। अब एक चीज आप देखें, इसको मैं एक्स मान ले रहा हूं, ए बी को, दोनों के बीच की दूरी को मैंने क्या माना, एक्स, और जो पेडिस्टल था उसको मैंने मान लिया एच, ये सब मीटर में। अब देखो जब लंब और आधार की बात चलती है, ये एंगल है तो सामने वाले लंब हो गए, लंब और आधार की बात चलती है तो वहां टेन थीटा लगेगा बस, ठीक है ना। कर्ण जिनमें नहीं है उनमें साइन कॉस नहीं लगे, मतलब साइन कॉस नहीं लगेगा। यहां लंब और आधार की बात चल रही है। यदि मैं त्रिभुज एबीसी में टेन थीटा लूं तो टेन कितना है, यहां पर छोटे वाले त्रिभुज 45, और 45 डिग्री पे हमें ये मालूम है कि लंबाई और आधार दोनों बराबर हो जाते हैं, क्योंकि टेन 45 एक होता है। तो यहां से हो गया h बराबर x, या x बराबर h। दूसरी चीज, यदि अब मैं त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज एबीडी में फिर से टेन थीटा लूं, टेन 60 है वहां पर, है ना, कितना टेन बन रहा है 60, ये पूरा कोण कितना है 60। तो ऊंचाई कितनी है 20 धन h, और आधार कितना है x। अब मुझे मालूम है, मुझे तो h ज्ञात करना है, x का मुझे कोई लफड़ा नहीं चाहिए, x मुझे नहीं चाहिए। तो टेन 60 कितना होता है, √3। अब मुझे अपने समीकरण में केवल और केवल h चाहिए, x की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, h, क्योंकि दोनों कैसे हैं, बराबर। तो मैंने लिखा यहां पर h का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया √3h, 3 गुणा कर रहा हूं, ये हो गया 20 + h, पक्षांतर कर दो भाई, तो ये हो जाएगा √3h - h बराबर 20। कितना हो गया, √3h - h बराबर 20। h कॉमन आ गया, ये बचा √3 - 1 बराबर 20। तो ये मैंने h जब यहां से मैंने पक्षांतर किया तो ये आ गया 20/√3 - 1। अब मुझे हर में कभी अंडर रूट नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं तो वो उचित भिन्न नहीं कहलाएगा। तो मैं इसका हर का परिमेयकरण कर रहा हूं, √3 + 1, √3 + 1 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये बचा 20 ब्रैकेट √3 + 1 अपॉन √3 का वर्ग करेंगे तो 3 माइनस ये a² - b² बन जाएगा, क्योंकि a - b a + b है, तो a² मतलब √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर जब हटेगा 3 बचेगा, 3 - 1 2 बचेगा, और 2 से 20 कितने बार कटेगा, 10 टाइम्स। तो क्या आ गया, √3 + 1, इसका आंसर आ गया। क्या निकालना था, h, सॉरी
20 लिखा है क्या मैंने? 2 है शायद, 2 दिया गया है। स्टैचू का हाइट कितना दिया गया है? 2। तो मैंने यहाँ 20 लिख दिया है, ये 20 नहीं है, 2 है। तो जब लास्ट में भी क्या आएगा, एक काम करता हूँ, इसको इरेज कर, ये हमारा 2 है, ठीक है ना? ये कितना है? 2, सब जगह 2 है, कोई लफड़ा नहीं, 2 है। तो फिर ये कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये √3 + 1 ही क्या बचेगा? आंसर बचेगा। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा क्वेश्चन किया अभी हमने? 22, लास्ट क्वेश्चन करना। चलिए 23 क्वेश्चन करना। अब 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक तो बहुत आसान है, सबसे आसान बहुलक है। यदि बहुलक पेपर में आ गया तो फिर आप बिल्कुल सरल हो गया फिर तो, क्योंकि बहुलक का फॉर्मूला जो होता है, बहुलक का फॉर्मूला होता है आपका L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 और मल्टीप्लाई में रहता है यहां पर H। ये फॉर्मूला बहुलक का होता है। तो सबसे पहले तो आप सारणी बनाएंगे, परिवार की माप लिखा है तो आप परिवार की माप लिख लेंगे। जैसे परिवार की माप तो मैं लिखी हुई है, परिवार की माप, ठीक है। टेबल आप बनाएंगे पहले। परिवार की माप लिखी है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। फिर क्या लिखा है? परिवारों की संख्या, तो वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है जो भी संख्या है। ये लिखा है 7, 8, 3, 2 और 1। तो अब हमें यहां पर क्या करना है कि बहुलक वर्ग ज्ञात, बहुलक वर्ग पता होना चाहिए पहले। तो बहुलक वर्ग वो वर्ग होगा जो सबसे ज्यादा बार जिसकी फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे ज्यादा बार फ्रीक्वेंसी किसकी है? इस 8 की। किसकी है? 8 की। तो ये हम यहां पर इसको क्या करें, एक बार मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं। ये आपका बहुलक वर्ग है। ये क्या है आपका? बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग से ही आप फ्रीक्वेंसी देना स्टार्ट करें। ये फ्रीक्वेंसी हो गई F1, इसके ठीक पहले वाले की F0, इसके ठीक बाद वाले की F, ठीक है ना? यहां से ये लोअर लिमिट L मतलब क्या होता है? लोअर लिमिट, निम्न सीमा। H कौन हो जाएगा? उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा दें, 5 में से 3 गए तो 2 बचे, ठीक है। अब आपके 5, इसमें कौन कौन था? L था, F1, F0, F2 और H, इतना ही तो था। तो बस सीधा मान रखें आप, बहुलक बराबर L आपका कितना है? 3 धन F1 कितना है? 8 ऋण F0 कितना है? 7 बटे 2F1 मतलब 2 का 8 से गुणा हुआ 16 माइनस F0 मतलब 7 माइनस F2 मतलब 3, गुणा में कौन है? H मतलब 2। ये हो गया 3 धन 8 में से 7 गए तो 1 और 1 का गुणा हुआ 2 से तो 2 बटे 16 में से 7 और 3 10 गए तो कितना आ जाएगा? 16 में से 6, ये कितना हो गया? 1/3। तो ये हो गया 3 धन 1/3 कितना होता है? 1/3 होता है 0.3 का बार, यही होता है ना? 3 का 9 0.3, ऐसा 0.333 आता जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? 3.3 बार। ये आपका बहुलक आ गया। कितना छोटा था, 4 नंबर का क्वेश्चन था। तो बहुलक में आप ये फॉर्मूला याद रखें। और बहुलक में तो आपको कुछ नहीं निकालना पड़ता, ना संचय या बारंबारता निकालनी है, ना एफएक्स निकालना है, कुछ भी नहीं निकालना है। जो दिया है बस उसके सीधे वैल्यू रखने हैं। बस ये याद रखना कि पहले बहुलक वर्ग आप याद कर लें। बहुलक वर्ग कौन सा वर्ग होता है? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार आ रही हो। यहाँ 8 ही सबसे बड़ा है ना इसमें, तो ये बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी F1 हो जाएगी, इसके पहले वाले की F0, इसके बाद वाले की F2। इसी के वर्ग अंतराल की माप जो हो जाएगी वो H हो जाएगी, निम्न सीमा इसकी L हो जाएगी। सीधा फॉर्मूले में मान रखें। यदि बहुलक आपसे पूछ लिया तो फिर बहुलक को ही अटेम्प्ट करें, क्योंकि बहुलक में फिर एरर के चांसेस तो 0 हो जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन ऐसा कुछ होना नहीं है वहां ऊपर, सबसे इजी है ये, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं कहां पे? तो मैं एक काम कर रहा हूं, या तो एक काम करता हूं, इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पेज पे, क्या पूछा गया है? मुझे माध्य निकालना है और कल्पित माध्य विधि से निकालना है, एज्यूम मीन मेथड से। अब देखो इसने यहां पर मेंशन कर दिया कि आपको कल्पित माध्य विधि ही लगानी है, तो आप सीधा फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे कि समीशन Fx अपॉन समीशन F, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बनाए इसकी टेबल। सबसे पहले क्या बनाते हैं?
टेबल बनाते हैं। यहाँ मैं एक काम करूंगा, यहाँ मैं साक्षरता लिख ले रहा हूँ, यहाँ नगरों की संख्या मतलब F लिख ले रहा हूँ, यहाँ आ जाएगा मेरा मध्य बिंदु X, और फिर X में से मैं A को घटा दूंगा, ठीक है ना। अभी यहाँ तक लिख रहे हैं। ये क्या हो गया, साक्षरता दर। साक्षरता दर मतलब कि लिटरेसी रेट, साक्षरता दर जो प्रश्न में दिया है परसेंटेज में। तो ये कौन कौन से हैं, 45 से 55 है, और 55 से 65 है, 65 से 75, 75 से 85, और 85 85 से 55। ये तो प्रेक्षण आपको वर्ग अंतराल दिए। फिर नगरों की संख्या में 3, 10, 11, 8, ये 2 है। ये कौन है, फ्रीक्वेंसी, नगरों की संख्या, फ्रीक्वेंसी F, ये हमारा F है, ठीक। अब हमें वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा, वर्ग चिन्ह मध्य बिंदु XI। तो क्या हो जाएगा, 45 और 55 का मध्य बिंदु क्या आएगा, 50, दिख ही रहा है वो तो सामने, यहाँ लिखा, ये 50 हो गया। जितना अंतर जाता है वही अंतर इतना आता है, यहाँ 10-10 का अंतर है तो यहाँ भी आएगा 50, 60, 70, 80। अब यहाँ हम एक काम करेंगे कि हम इसको एज्यूम मीन मेथड में हम इसको A मान लेंगे, ठीक है ना। तो मेरा नया जो एक यहाँ पर DI निकलेगा वो हो जाएगा XI माइनस A। यहाँ क्या हो जाएगा, XI माइनस A। तो यहाँ हो जाएगा -70 में से 50 में से 70 गए तो -20, -10, ये 0, ये 10, ये, ठीक है। अब एज्यूम मीन मेथड है, उसके बाद पग विचलन यदि करते तो H का भाग दे दे, तो हमें एज्यूम मीन मेथड में बस यहीं तक करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा XI इंटू यहाँ हम निकालेंगे DI, ठीक है। तो ये -20 का ये हो जाएगा -60, 10 का करेंगे तो -100, 0 का करेंगे तो 0, 8 का किया तो 80, 20 का 2 बार किया तो 20, 40, ठीक है ना। अब हमारा फॉर्मूला होगा माध्य का। पहले तो हमें इसको ऐड भी करना है, समीशन इनका भी निकालना है और समीशन F का भी निकालना है। समीशन FI तो हमें दिया रहता है, ये दिया है 34 नगर, तो आप जोड़ेंगे भी तो 10 3 13, 13 11 24, 24 8 और 10 34, ठीक है ना। 8 और 2 10, 34 हो गए। अब इनको जोड़ लो, ये कितने हो रहे हैं, 100 और 60, ये कितना हो रहा है -160, ठीक है ना। और ये कितना हो रहा है 120 प्लस का। तो दोनों जब जाएंगे तो कितना हो जाएगा, समीशन FI इंटू DI, XI नहीं, X तो हमने D बना दिया था, FI इंटू DI कितना हो जाएगा, -40। चलो फॉर्मूला रहेगा आपका जो एज्यूमेन मेथड या फिर कल्पित माध्य का, आपने A को घटाया था तो यहाँ को A को जोड़ देंगे, A प्लस समीशन FI DI बटे समीशन FI, ठीक है। तो A कितना आपने घटा दिया था, 70 माना था, तो ये 70 यहाँ हो जाए। FI DI कितना आया है, -40 अपॉन ये कितना है 34, तो ये हो जाएगा 70 माइनस 40 और 34 को अपन कैसे काटें, 2 से काटते हैं, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 17। तो इसको काट दें आप, 20 को 17 एकम 17 दशमलव कितने बचे, 3 बचे ना, 17 एकम 17 बचे 3, 3 के हो गए आपके 30, 17 एकम 17 कितने बचे 13, 130 हो जाएंगे। 130 में लगभग 6-7 बार और चला जाएगा, तो 17 पन्ना 85, 7 बार चला जाएगा, 85 और 34 7 बार लगभग चला जाएगा। 70 माइनस 1.17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 68 दशमलव 100 में से 17 जाएंगे आपके कितने हो जाएंगे 83, 68.83 इसका लगभग अप्रोक्स आंसर लगभग, ठीक है। तो हमने लगभग क्या हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट किए हैं, और थोड़े से जल्दी इसलिए किए हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आपका बहुत ज़्यादा समय यहाँ पर कंज्यूम करूँ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम भी पास हैं। हमारा यहाँ पर मेन उद्देश्य जो था कि
ये पूरा पेपर हमें सॉल्व करना है, जितने भी अथवा और वाले क्वेश्चन हैं उनको भी, और प्रॉपर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के साथ। यदि आपको ये जो हमारा सेशन था, यदि आपको ये अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके ये चीज़ जरूर बताएं, ताकि फिर मैं और प्रीवियस ईयर के जो 4 या 5 साल के क्वेश्चन पेपर हैं, लगभग 20 से लेकर 24 के, और तो मैं उनको भी बना दूंगा यहाँ पर, यदि आपको ये हेल्पफुल लग रहे हैं तब। तो थैंक यू वेरी मच, आप अपनी तैयारी करते रहें, बहुत ही पास अब आपका एग्ज़ाम है, और निश्चित तौर पर आप अच्छा एक रिजल्ट लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।